लेट अस स्टार्ट विथ मैथ्स कैसे आ गया, केमिस्ट्री। स्ट्रक्चर ऑफ आइटम्स, बातें बंद आपस में। क्वेश्चन नंबर 1 to 10, कुछ डाउट रहेगा तो बताओ। क्वेश्चन नंबर 1 to 10 एटॉमिक स्ट्रक्चर में जेई का क्वेश्चन नंबर 1 to 10, किसी को डाउट है? तुम लोग पक्का डाउट लाए हो ना बे? हाँ ओके, 1 to 10 में कोई डाउट नहीं है, ठीक है, गुड। 11 to 20, 11 फॉर हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज which of the following graphs provides the most appropriate representation of E versus Z plot at constant n, ठीक है। बातें बंद यहाँ पे देखेंगे, कोई भी क्वेश्चंस डिस्कस नहीं करेगा। देखो मैं पहली बात, हाँ ओके, इस फॉर्मूला में देखो भाई, इस क्वेश्चन में जो चीजें प्लॉट करनी है उसका फॉर्मूला क्या है? एनर्जी इज इक्वल टू -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, यही फॉर्मूला है। फॉर्मूला करेक्ट है? ए भाई देखना है, बातें बंद करना। अब यही फॉर्मूला अपना बराबर है, एनर्जी इज इक्वल टू -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। समझ में आ रहा है? अब ये किसके वर्सेस किसका ग्राफ पूछ रहे हैं? एनर्जी वर्सेस जेड का। समझ में आ रहा है? एनर्जी वर्सेस जेड का, बातें नहीं होंगी भाई, एनर्जी वर्सेस जेड का। समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे एनर्जी वर्सेस जेड का ग्राफ है, तो एनर्जी इज इक्वल टू -13.6 बाय एन स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर। ये फॉलो कर पा रहे हो? पक्का? तो देखो भाई, एनर्जी इज गेटिंग प्लॉटेड ऑन वाई एक्सिस, दिस इज सम कांस्टेंट m एंड z इज माय x, बट दे आर डूइंग x का स्क्वायर। ये हाइपरबोला की इक्वेशन रहती है जो तुम लोगों को आगे जाके बताई जाएगी। हाइपरबोला नहीं, सॉरी, पैराबोला, ठीक है। पैराबोलिक इक्वेशन है जो तुम लोगों को आगे जाके बताई जाएगी। अभी के लिए इसका एक मैं बेसिक आइडिया दे रहा हूं। देखो ज्यादा बड़े बड़े, ठीक है छोड़ो। देखो भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब यहाँ पे इस ग्राफ को अगर मैं प्लॉट करने जाऊँ तो 1 2 3 1 2 3, ठीक है। मैं किसके ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ? एक्स स्क्वायर का। समझ में आ रहा है? वाई के कंपैरिजन में, मतलब वाई की वैल्यू क्या रहने वाली है? एक्स का स्क्वायर। ये दिख रहा है क्या? वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर विथ सम कांस्टेंट। वो कांस्टेंट अपने को अभी कुछ मैटर नहीं कर रहा है, ओके। अब मुझे बताओ 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर। ये ग्राफ ऐसे जाते हुए दिख रहा है तुम लोगों को? इसमें कोई भी दिक्कत? पक्का? ओके। खेल रहे हो क्या बे? और बातें बंद करने बोला वो 2 लड़कियों को, उनका आवाज आ रहा है, ओके। अब यहाँ पे ये समझा। अब बट दिक्कत क्या है? यही ग्राफ कैसे है हमारा? माइनस में है। समझ पा रहे हो? तो यही सेम ग्राफ माइनस में कैसे दिखता? ये समझे। बाकी मैथ्स में जब तक तुम लोगों को ये पढ़ाया नहीं जाएगा तब तक ये क्वेश्चन थोड़े से डिफिकल्ट लग सकते हैं ग्राफ वाले। एक पॉइंट पे पढ़ा लिया हाइपरबोला पैराबोला वो सब तो इजी हो जाएगा। तो नहीं, स्क्वायर पॉजिटिव नहीं है। रुको, अबे यार जल्दी बोलना चाहिए था, रुको। हाँ नसीब वो इरेज नहीं हुआ। सी z का स्क्वायर मतलब -z द होल स्क्वायर, ऐसा है क्या? नहीं, स्क्वायर करने के बाद वो माइनस में जा रहा है ना। समझ में आ रहा है? ये समझा क्या? अगर ऐसा रहता कि -z का स्क्वायर तो इसका स्क्वायर पॉजिटिव रहता है, ठीक है। बट यहाँ पे वैसे नहीं है ना, स्क्वायर करने के बाद में उसके आगे माइनस नंबर है तो माइनस ही रहेगा, ठीक है, ओके। तो तुम लोग अपने हिसाब से बीच बीच में लिखते रहना। हाँ तो ये अगर देखेंगे तो ये पहला एक वाला ग्राफ मुझे करेक्ट लग रहा है। बाकी देखो भाई, ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ कब रहता? स्ट्रेट लाइन का ग्राफ तब रहता जब एनर्जी इज इक्वल टू, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z रहता, y इज इक्वल टू x, ऐसा रहता। यहाँ पे वैसा है क्या? नहीं। तो ये आंसर समझ में आ रहा है? इसका आंसर 1 रहने वाला है, इसमें कोई भी दिक्कत? ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 to 20 के बीच में और कोई डाउट? बोलो। 12, ओके नेक्स्ट। हाँ ये पढ़ाया था, मतलब फॉर्मूला लिख के दिया था √n+1, ओके। अब इसमें ट्रिक देख लो, ध्यान देंगे सब जन, ठीक है। और ये ट्रिक सब जन लिख के रखेंगे अपने वर्ड्स में, मैं लिखा के देने वाला हूँ नहीं। अब यहाँ पे होता क्या है? तो सबसे पहले हम लोगों को पूछा गया है मैग्नेटिक मोमेंट ये मेटल्स का रहता है। समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे मेटल्स कौन से है? एक है K3FeOH6, ये हम लोग पढ़ने वाले हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री
एक चैप्टर उसमें, ठीक है। तो इसमें और बहुत सारे एग्जाम्पल्स तुम लोगों को मिल सकते हैं। ये एग्जाम्पल बिना कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। बट अगर दूसरा कोई भी ऐसा एग्जाम्पल तुम लोगों को किधर भी दिखे तो ये सॉल्व करने मत जाना, आंसर गलत आएगा, ठीक है। इसमें कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के बहुत ज़्यादा ऐसे कंसेप्ट लग रहे नहीं है, तो ये एग्जाम्पल सॉल्व हो सकता है, बट दूसरा कोई एग्जाम्पल सॉल्व नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब ध्यान देंगे। चलो भाई, अब व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ के, सॉरी व्हाट इज द चार्ज ऑन के, +1, बराबर। ध्यान दो जरा वापस, हम लोगों को मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है। किसका निकालने का? मेटल का। किसका निकालने का? बट सिर्फ मेटल दिया हुआ है क्या? मेटल का एक कंपाउंड दिया है, समझ में आ रहा है? उस कंपाउंड में उस मेटल की स्टेट कैसी है, कौन से वैलेंसी में है, वो पहले देखना पड़ेगा, समझ पा रहे हो? तो अभी हम लोग वैलेंसी निकाल रहे हैं। नाउ टेल मी व्हाट इज द चार्ज ऑन के, +1। कितने के है? 3। तो एक के का +1, 3 के का +3। What about Fe? What is the oxidation state of Fe? That we don't know. It can be in +3 or +2 oxidation state. Oxidation state मतलब चार्ज, ठीक है। तो अपने को पता है क्या, वही हम लोग ढूंढ रहे हैं। तो दिस विल बी टेकन एज ना, पता नहीं है ना भाई, x ले लिया। What is the charge on OH? -1। तो charge on 1 OH is -1, 6 OH will become, which is equal to what is the charge on this overall compound? तो देखो बे, what is the charge on this compound? What is the charge on this compound? कुछ नहीं है, समझ में आ रहा है? तो वैसे इसके ऊपर भी कोई चार्ज दिख रहा है क्या? कुछ चार्ज रहेगा तो लिख के दिया रहता है नहीं, इसलिए 0 है, समझा? ओके, +3 - 6, -3 उस तरफ लेके गया तो x इज इक्वल टू, तो ओवर हियर चार्ज ऑन Fe इज +3, ये समझा? पक्का? ओके, अब इसमें ट्रिक ये पढ़ाई रहेगी मैंने। Fe एटॉमिक नंबर कितना रहता है? ओके 26। पहले 30 एलिमेंट का तो एटॉमिक नंबर पता रहना चाहिए। एंड चार्ज कितना है इसका? +3। 2 + 6 8, 8 - 3, ऐसा कुछ मैंने पढ़ाया था, पक्का पढ़ाया था। ओके, तो ये हो गया 5, मतलब इसके आउटर मोस्ट में सिर्फ 3D 5 है। ये ट्रिक है बे, ये ट्रिक 21 से 29 तक की अप्लाई होती है, याद आ रहा है? ओके, अब फिर बाद में 5 इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करेंगे? 1 2 3 4 5 ऐसे करेंगे। पेयरिंग होगी क्या? अकॉर्डिंग टू विच रूल? हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम स्पिन मल्टीप्लिसिटी, समझ में आ रहा है? हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर देयर? 5। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट? ट्रिक याद है? 5.9 के आगे, सॉरी 5.7 के आगे कौन सा ऑप्शन करेक्ट लग रहा है? अच्छा, डी में ही आंसर आ गया, समझ में आ रहा है? अब दूसरे वाले के लिए तुम लोग सेम घर पे जाके ट्राई करोगे। ये K3 था, ये K4 है, यहाँ पे +3 आया था, वहाँ पे +2 आएगा, चेक कर लेना। मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा, कर लोगे खुद से, चलेगा ना? एक एग्जांपल मुझसे ट्राई करो। हाँ, कौन सा वाला? K4 वाला। हाँ देखो, अब K4 वाले में K4 FeOH6, चलो फटफट मुझे बताओ तुम ही। K का चार्ज +1, 4K का कितना होगा? +4। Fe को क्या लेने का? OH को क्या लेने का? -1। तो 6 OH -6 इज इक्वल टू ओवरऑल चार्ज 0। तो 4 - 6 कितना हुआ? -2 उस तरफ गया, x इज इक्वल टू +2, समझ में आ रहा है? सो Fe इज प्रेजेंट इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट एंड इट्स एटॉमिक नंबर इज 26। 2 + 6 हाँ 8 - 2 6। तो ये क्या बन गया? 3D6। 3D6 को कैसे लिखने का? 1 2 3 4 5 6। कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन? 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए वैल्यू क्या रहेगी? अंडर रूट ऑफ, मतलब हाँ सॉरी, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए 4.7 के आगे वाला आंसर। 4.7 के आगे मतलब 4.0, समझा? ये पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती, बट अगर पूरा सॉल्व करने बोले तो फॉर्मूला क्या है म्यू का? अंडर रूट ऑफ n + 2 1 + n + 1 नहीं, वो अंडर रूट ऑफ l + 1 h/2 पाए, वो अलग है, वो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का है, समझ में आ रही है? ठीक है। एंड ये वाला जो है वो मैग्नेटिक मोमेंट का है। अब यहाँ पे कैसे होगा? 4 × 6 विच इज अंडर रूट ऑफ 24। अंडर रूट ऑफ 24 या 25 के क्लोज का है, मतलब 5 से थोड़ा सा छोटा नंबर, समझा? ओके चलो, ए जल्दी से पहला वाला इतना लिख दो फटफट, फिर आगे मुझे बढ़ने के लिए। मेरे साथ ही बीच बीच में हाथ चलाना। हाँ
अपने को आज मिनिमम 100 से 150 तक के डाउट्स क्लियर करने हैं मिनिमम, ठीक है? बोलो एक मिनट, ये लिख के बताएंगे 14, ठीक है? हो गया, चलो भाई लिख के हो गया रहेगा। जिस किसी का बाकी रहेगा किसी और से ले लेना, ठीक है? ओके नेक्स्ट, आगे। ये ऐसे जम रहा है ना, मतलब इधर ही लिख रहा हूँ तो वो अलग से लेके लिखने की जरूरत नहीं है ना। ओके अब ये वाला ये अभी तक पढ़ाया नहीं है, केमिकल बॉन्डिंग, सॉरी केमिकल बॉन्डिंग नहीं, प्रोडक्ट टेबल, वो गलती से इस चैप्टर में दे दिया है उन्होंने क्वेश्चन। ये हम लोग पढ़ेंगे इसमें, क्या बोलते हैं उसको, प्रोडक्ट टेबल में, ठीक है? आयनिक रेडियस का क्वेश्चन है, दिख रहा है क्या? रेडाई, आयनिक रेडाई, तो वो आयनिक रेडियस में हम लोग पढ़ेंगे, तो वो बाद में देखेंगे। चलो उसके बाद दूसरा कोई डाउट्स? 18th, ओके 18 द हाइड्रोजन आइटम, हाँ ये मस्त है, ये ध्यान दो बे, ये बताया नहीं है। हाँ किसी ने लास्ट टाइम मुझे, मैंने किसी को पूछा था, ये बताया नहीं है बे, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, गलती से बताया नहीं गया है। अरे यार वो उन्होंने कैसे सॉल्व किया फिर ये? ओके चलो ठीक है, अब ध्यान देंगे। हाइड्रोजन आइटम के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं? ध्यान दो यहाँ पे, ये पार्ट बताना रह गया था। तो हाइड्रोजन आइटम के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? एक इलेक्ट्रॉन कौन से थियरी को फॉलो करता है? बोर्स थियरी को फॉलो करता है। बोर्स ने अपने को ऑर्बिटल नाम की चीज बताई है क्या? नहीं, क्या बताया? ऑर्बिट। तो बोर्स में भाई सिर्फ ऑर्बिट है, समझ में आ रहा है? एंड ये ऑर्बिट की भी एनर्जी एकदम मस्त में अपने को पता है, -13.6, -3.4, -1.51 एंड लास्ट वाला माइनस, पता है ना भाई ये? तो देयर आर ओनली ऑर्बिट्स। अब इस ऑर्बिट में जो भी ऑर्बिटल, देखो भाई, तो इसका मतलब ये है क्या कि हाइड्रोजन के पास ऑर्बिटल नहीं है? नहीं, हाइड्रोजन के पास ऑर्बिटल तो है, बट उस ऑर्बिटल से कुछ फर्क पड़ रहा है क्या? मतलब आप हाइड्रोजन के फर्स्ट शेल में, यहाँ पे जो 1s है उसकी एनर्जी कितनी है? -13.6। यहाँ पे सेकेंड शेल में जो 2s और 2p है, इनकी भी एनर्जी कितनी है? दोनों की सेम है। यहाँ पे थर्ड शेल में 3s 3p 3d है, इनकी भी एनर्जी। फोर्थ शेल में क्या क्या रहता है भाई? 4s 4p 4d 4f, इन सबकी एनर्जी भी मतलब देख बे, तुम लोगों को मैंने पढ़ाया हुआ है, सबसे कम एनर्जी रहती है 1s की, उसके बाद रहती है 2s की, उसके बाद रहती है, बट हाइड्रोजन में ऐसा नहीं है, 1s की एनर्जी कम, बट फिर बाद में 2s और 2p की एनर्जी, उसके बाद 3s 3p 3d की एनर्जी। समझे क्या? क्यों? बिकॉज इट इज अ सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, फॉलोज बोर्स रूल, ठीक है? ओके तो अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? तो द ऑर्बिटल्स विथ लोएस्ट एनर्जी इज और आर, समझा? अब लोएस्ट एनर्जी ध्यान दो भाई, अब अगर गलती से तुम लोग इसको इस ऑफ बॉक्स प्रिंसिपल के थ्रू लेके गए तो तुम्हारा आंसर आएगा 4s। समझ पा रहे हो? ऑफ बॉक्स रूल 3d, देखो मैं कौन से नहीं सॉरी 3p आएगा, क्या आएगा? 3p। ऑफ बॉक्स प्रिंसिपल याद दिलाता हूं, 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d, समझ पा रहे हो? तो सबसे कम एनर्जी किसमें आएगी? 3p में, जितना मैंने पढ़ाया था। ये पार्ट मेरा बताना रह गया था, सॉरी फॉर दैट, ठीक है? तो ये बताना रह गया था, तो 3p आनी चाहिए, बट एक्चुअल में ऐसा होगा क्या? नहीं, अभी हम लोगों ने देखा कि 3p तो स्लोएस्ट एनर्जी में है, उसकी जितनी एनर्जी किसकी रहती है? 3s की, और उतनी एनर्जी किसकी रहती है? 3d की भी रहती है। तो यहाँ पे थर्ड शेल वाले सारे ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम एंड सबसे कम रहेगी। कौन से थर्ड शेल के ऑर्बिटल्स है? कौन से है? b c और ये समझ पा रहे हो क्या? पक्का? ओके, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, ये थियरी का पार्ट है, ठीक है? बोलो। हाँ नहीं समझ में आ रहा है तो दूसरे कोई डाउट्स रहेंगे ना? मतलब कौन से पार्ट में एब्सेंट थे? क्वांटम नंबर में ना? क्यों? अरे रे 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 रे, ऐसे मत कर रहे बाबा। हाँ चलेगा, वीडियो लेक्चर ही देखना, टाइम पास मत करना। अरे यार तुम लोग एब्सेंट मत रहा करो। और सबसे पहले ये क्वांटम नंबर कर लिया, पीरियोडिक टेबल भी कुछ भी नहीं समझेगा, नहीं तो क्वांटम नंबर्स आने चाहिए। ओके ये समझा? पक्का? ओके नेक्स्ट, इरेज कर रहा हूँ, चलेगा ना? इसमें सेव कुछ नहीं होता, हो गया लिख के? ओके तो अब इसका आंसर क्या बोला था? BCD, ठीक है? नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 20 तक और कोई डाउट? जल्दी बताओ भाई। 20 ओके 14 हो गया,
मतलब वो आउट ऑफ सिलेबस है। मैंने तेरा ध्यान किधर रहता है बे, ये आईपैड पीरियोडिक टेबल में पढ़ाऊंगा बोला मैंने। हाँ 20, हाँ ये। अब ये क्या है, अ प्लॉट ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स। अरे ये मोजलिस ये फॉर्मूला जो लिख के दिया था ना, उससे तुमने तभी तुमको पढ़ाया नहीं था, अभी शायद से हो जाएगा, एक बार ट्राई करोगे खुद से। मोजली के फॉर्मूला के ऊपर ये अंडर रूट ऑफ एक्स ये है ना न्यू, वो अंडर रूट ऑफ न्यू अपने मोजली के फॉर्मूला में, एक बार खुद से ट्राई करके देखोगे। बाकी ग्राफ का क्वेश्चन है, चाहिए तो मतलब कुछ दिक्कत रहेगी तो मैं बता दूंगा। स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। हो गया, चलो मैं बता ही देता हूँ, छोड़ो। हाँ तो वो अभी इजी है तो क्या ही ना। मोजली का फॉर्मूला ये किसके साथ कोरिलेट करता है, ए के साथ या जेड के साथ? मोजली का फॉर्मूला जिन लोगों को याद नहीं है, जेड के साथ क्या फॉर्मूला था, अंडर रूट ऑफ न्यू इज इक्वल टू बी, नहीं वे ए ना, हाँ ए इंटू जेड माइनस बी। मतलब ये न्यू वर्सेस जेड का फॉर्मूला है। न्यू वर्सेस जेड का फॉर्मूला किधर गया, न्यू वर्सेस एटॉमिक मास का फॉर्मूला, करेक्ट है क्या? नहीं है। स्टेटमेंट 2 अंडर रूट ऑफ न्यू वर्सेस एटॉमिक नंबर का फॉर्मूला, करेक्ट है क्या? स्टेटमेंट 2 नहीं है, अंडर रूट नहीं है, तो बोथ आर रॉन्ग। पहले मुझे लगा था 1 इज करेक्ट 2 इज रॉन्ग, मैंने अच्छे से रीड नहीं किया था ना, ऊपर ऊपर से देखा था, दोनों कर रॉन्ग है, समझा? हाँ बिकॉज रूट न्यू वर्सेस एटॉमिक मास, एटॉमिक मास नहीं ना, जेड क्या रहता है, एटॉमिक, समझा? एंड यहाँ पे रूट न्यू रहना चाहिए, बट दे हैव गिवन न्यू वर्सेस एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर करेक्ट है बट न्यू करेक्ट है क्या, समझा? तो बोथ स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग। ये प्रोडक्ट टेबल का पार्ट था, वो अभी पढ़ा के तो हो गया है, बट कभी कभार ये क्वेश्चन इधर घुस जाते हैं, चलेगा ना? ओके समझाइए, बोथ स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग। किधर है वो दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग, ऐसा कुछ, बोथ स्टेटमेंट आर रॉन्ग, ठीक है? ठीक है, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में कभी कभार मेरे से भी गलती हो सकती है, ठीक है? वो एनसीईआरटी का एज इट इज अगर वर्ड आ गया रहेगा तो वो हम लोग ज़्यादा सोचेंगे नहीं। ओके 21 से 30 के बीच में कौन सा डाउट? 24, उसके पहले कोई नंबर बताया किसी ने? 21 ही, ओके। हीट ट्रीटमेंट ऑफ मस्कुलर पेन इन्वॉल्व्स रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ अबाउट 900 नैनोमीटर, विच स्पेक्ट्रल लाइन, ओके हाँ ठीक है, मस्त है, ये ध्यान दो भाई। तो यहाँ पे पहली बात 900 नैनोमीटर मतलब कौन सा रेंज, यूवी, विजिबल या आईआर? आईआर, ये देखो भाई 400 to 760 विजिबल, 400 के पहले यूवी, 760 के बाद आईआर, ये कौन सी रेंज है, इतना समझा? आईआर रेंज में कौन से, देखो भाई लाइमन कहाँ पे देता है, यूवी रीजन, बाल्मर कहाँ पे देता है, विजिबल, पाशन, उसके बाद वाले सारे, तो देखो भाई 1 में जंप नहीं हो सकता, दिख रहा है लाइमन सीरीज, यूवी देता है, आईआर है क्या? नहीं। 2 में जंप देता है क्या? नहीं देता, तो ये भी करेक्ट है क्या? नहीं। 3 में जंप दे सकता है क्या? दे सकता है, तो ये दोनों में से एक आंसर है। अब दोनों में से कोई एक सॉल्व करो, मैं भी सॉल्व करके एक दिखाता हूँ, चलो। तो आंसर तुम लोगों को बताने की जरूरत नहीं है, और तुम लोगों को आंसर पता है इसलिए तुम लोग मेरा आंसर उस डायरेक्शन में लेके जाओ, ऐसे भी मत कभी करना। कभी कभार कैसे रहता है, यहाँ पे आंसर गलत दिया हुआ रहता है, हाँ मतलब ना फ्री का एप्लीकेशन है ना भाई, तो चलता है इतना, हाँ मतलब ठीक है। तो अब देखो भाई 1/λ इज इक्वल टू RH इंटू जेड स्क्वायर, RH की वैल्यू देकर रखी है मेरे ख्याल से, अच्छे लोग हैं वैसे, 10⁵ दिए, समझा? इंटू जेड स्क्वायर, जेड की वैल्यू 1 स्क्वायर इंटू 1/n1 का स्क्वायर, n1 कितना है, इन्फिनिटी का स्क्वायर, समझ में आ रहा है? इन्फिनिटी का स्क्वायर, इन्फिनिटी सॉरी 1/n2 रहता है ना पहले, माय बैड, ठीक है? 1/n2 का स्क्वायर कितना हो गया 9 माइनस 1/n2 का इन्फिनिटी, जो भी रहेगा चलो ठीक है, इन्फिनिटी का स्क्वायर, ठीक है? तो 1/∞ 0, 1/9 1/9, ठीक है? तो आंसर कितना आ रहा है? हाँ सॉरी, अपने को क्या चाहिए, अपने को क्या चाहिए, लैम्बडा वेवलेंथ चाहिए, समझ में आ रहा है? ये हम लोग क्या निकाल रहे हैं, वेव नंबर। एक छोटी सी और एक मिस्टेक है वहां पे, मुझे बताओ जो उन्होंने 10⁵ दिया है वो क्या है, यूनिट क्या है, यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर। अपने को आंसर किस में लगता है, मीटर में है, तो RH को पहले मीटर में कन्वर्ट करते, ध्यान दो भाई। अब देखो 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻² सेंटीमीटर, ये पढ़ा है, सॉरी 10⁻² सेंटीमीटर, माय बैड, सॉरी हाँ 1 सेंटीमीटर ऐसे लेते हैं, 1 सेंटीमीटर इज 10⁻² मीटर, बट नाउ वी डोंट रिक्वायर सेंटीमीटर, वी वांट सेंटीमीटर इनवर्स। इसका उल्टा करूंगा, 1 सेंटीमीटर इनवर्स, तो इसका भी इनवर्स होगा 10⁻² का इनवर्स 10⁻² मीटर, समझ में आ रहा है? मीटर इनवर्स, हाँ वही, ठीक है? तो 10⁻² से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 10⁵ इंटू 10⁻² कितना हो गया, 10⁻7, समझा? मीटर में कन्वर्ट किया,
इंटू जेड स्क्वायर विच इज 1 स्क्वायर अपॉन 1/n1 का स्क्वायर विच इज 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर तो क्या हो गया 9 माइनस 1/n2 का स्क्वायर विच इज इन्फिनिटी का स्क्वायर, कितना हो गया इन्फिनिटी, 1/infinity इन्फिनिटी, समझा। अब मुझे 1/λ नहीं चाहिए, मुझे लैम्बडा चाहिए, वेवलेंथ। तो वेवलेंथ चाहिए तो क्या निकालना है, उल्टा करना है, लैम्बडा इज इक्वल टू 1/9 का इनवर्स क्या होता है बे 9/10⁻⁷, ये 7 नीचे गया, ऊपर गया तो क्या बनेगा 10⁻⁻7, तो 9 × 10⁻⁻7 विच इज 900 × 10⁻⁹, ये क्या बन गया नैनोमीटर। यही तुम लोगों का आंसर है, 900 नैनोमीटर पूछा है ना बे, फास्ट नहीं हो रहा है ना, पक्का, ओके चलो नेक्स्ट आगे बढ़े। सोल्यूशन बाद में वापस घर पे एक बार ट्राई करना, समझा कैसे किया ये। और अगर ये आंसर नहीं करेक्ट रहता तो तुम लोग कौन सा आंसर मार्क करते, डी। बाद में डी सॉल्व करने की जरूरत है क्या, क्योंकि वही बच्चा ना भाई, एलिमिनेशन से 2 निकल गए थे, इसका कैलकुलेशन करके देखा नहीं हुआ तो डी, कंडीशन अप्लाइड की तुम लोगों के इसके कैलकुलेशन करेक्ट है, ठीक है। हाँ चलो डन। नेक्स्ट उसके बाद 24 किसने बोला था, 24 ओके 24। हाँ ये फिजिक्स है, ये तुम लोगों को मतलब एक बार श्रेयस सर से पूछ लो ना, ये श्रेयस सर बता देंगे। कैंडेला ये ल्यूमिनस इंटेंसिटी का यूनिट रहता है ना बे, ये केमिस्ट्री में किधर भी यूज आज तक हुआ नहीं है, ये अभी 24 में उन्होंने बस पूछ लिया था। वो स्ट्रैडियन मुझे भी मतलब देखना पड़ेगा फिर, नहीं तो वो फिजिक्स में तुम लोगों को मतलब सर को एक बार पूछना पड़ेगा, वो बता देंगे, डोंट वरी, ठीक है। मॉडर्न फिजिक्स सेम चैप्टर, याद आ रहा है कुछ, तो गलती से उधर से उन्होंने जानबूझ के यहाँ पे डाल दिया है, ठीक है, और कुछ नहीं। हाँ गलती से जानबूझ के किया है वो, ठीक है। तो ये क्या मतलब सीरीज में वीडियो नहीं जा रहे। 21 से 30 के बीच में और कोई डाउट, 29 ओके। तो द वेव नंबर ऑफ रेडिएशन हैविंग 5800 एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ इज, ये 29 यही है, ओके पक्का ना। हाँ तो देखो अब यहाँ पे दे आर आस्किंग वेव लेंथ, है नहीं वेव नंबर, हाँ सॉरी वो डॉट की वजह से मैं कंफ्यूज हो गया, हाँ माय बैड। हाँ वेव नंबर दे आर आस्किंग फॉर दिस मच ऑफ वेवलेंथ, समझ में आ रहा है, ठीक है, इन सेंटीमीटर इनवर्स, ओके। तो देखो भाई पहले लैम्बडा इज इक्वल टू 5800 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, बट दे आर आस्किंग इन सेंटीमीटर, तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। 1 मीटर इज 100, तो इसको 100 से मतलब 10⁻² से मल्टीप्लाई करेंगे, समझा। तो आंसर आएगा 100 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर, पहले कन्वर्ट कर दिया। अब वेव नंबर निकाला है तो 1/λ करना पड़ता है, समझ में आ रहा है। तो 1/λ करूंगा तो 1/5800 इंटू 10⁻⁻8, 10⁻⁻8 ऊपर लेके जाएंगे, +8 बनेगा, तो ये 2 शून्य और ये -6 करता हूँ, तो ऊपर आ गया 1 2 3 4 5 6 अपॉन 58, समझा। इसको सिर्फ डिवाइड करना है, डिवाइड करके दिखा हुआ तुम लोग कर लोगे, चलेगा। अगेन एक छोटी सी चीज याद रखना, इंटीजर टाइप में सिंगल डिजिट और 2 डिजिट का अगर आंसर आ रहा है तो तुम लोग राउंड ऑफ करना स्टार्ट करोगे, बट अगर उससे बड़ा कुछ आ रहा है तुम लोग राउंड ऑफ नहीं कर सकते। मतलब 100 लेट अस से कि वो 10 लाख नहीं रहता, 10⁻6 नहीं रहता, 10⁻2 आता बाय सम मीन, नंबर कुछ अलग रहते। तो 100/58 अगर करोगे ना बे तो 1.7 कुछ, तुम लोगों ने आंसर कितना बोल रहे हो तुम लोग इसका, 1724, ठीक है, समझा। तो 1.7 का राउंड ऑफ कितना रहता है, समझा। तो 58 का टेबल यहाँ पे बहुत इजी हो गया। ए देख 1.7 थोड़ी ना निकालोगे तुम लोगों को पहले समझ में आ गया कि 58 बनता 58, बाद में कुछ बड़ा नंबर बच रहा है, छोटा नंबर थोड़ी ना कि 0 आएगा, समझ पा रहे हो। तो उसका आंसर डायरेक्ट तुम लोग 2 लिख सकते हो, क्योंकि नहीं तो इसको 50 कर दिया बे, 1 ज़ा 2 ज़ा डायरेक्ट आ गया अप्रॉक्स। सिंगल डिजिट में कुछ दिक्कत होती है क्या, नहीं। डबल डिजिट में भी तुम लोग थोड़ा सा आगे तक जा सकते हो, सेकंड डिजिट तक। जब 3 डिजिट या फिर 4 डिजिट का आंसर रहता है ना, 2 ऑप्शन रहते हैं, एक तो सॉल्व ही नहीं करने का या फिर अच्छे से सॉल्व करने का, क्योंकि इसमें राउंड ऑफ कर पाएंगे क्या हम लोग, इसमें भाई अच्छे से एकदम सॉल्व करना पड़ेगा सारे डिजिट्स तक, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ, ठीक है ओके। वो वहाँ पे तुम्हारा कॉल रहेगा कि तुम लोगों को 58 का टेबल में मतलब टाइम वेस्ट करना है, मतलब तुम्हारा मैथ्स कितना स्ट्रांग है। अगर नहीं रहेगा तो अब तभी के लिए ये इतना कैलकुलेशन करके
बाद में उसको बॉक्स करने का, ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट। एक तुम लोगों को नोटपैड मिलता है, पता है ना बे, नोटपैड एक मिलता है रफ वर्क के लिए, उसके ऊपर स्क्वायर ब्रैकेट करके छोड़ देने का कि बाद में इसको आके चेक करना है, समझे। ये सब बना के रखो तुम्हारे मतलब दिमाग में कि क्या किसके लिए तुम लोग रिप्रेजेंट करोगे, ताकि बाद में जाके सॉल्व कर पाओ, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़े। ओके, अब इसके बाद कौन सा क्वेश्चन नंबर बताओ, 30 तक यही। ओके, क्या ये the hypothetical electromagnetic radiation is given below, the frequency of the wave is, okay देखो भाई frequency का formula they have given what, they have given 1/4 of wavelength, ये पूरी wavelength है ना भाई, इसका 1/4 दिया है, तो पूरी wavelength कितनी हो गई 6 पिकोमीटर, समझे क्या। तो lambda is 6 पिकोमीटर which is 6 into 10⁻⁻12 मीटर। they are asking frequency का formula रहता है c by lambda, तो 3 into 10⁸ अपॉन 6 into 10⁻⁻12, 3 1 जा 3 2 जा, ठीक है। ये हो गया 10⁻+4, मतलब हो गया 10,000 अपॉन 2 विच इज 5,000। 5,000 को कुछ गलत किया मैंने, हाँ सॉरी, ऊपर जाके प्लस होगा, माय बैड, हाँ सॉरी। तो अब ये गलत किया कैसे पता चला, 10⁻19 के टर्म्स में है ना बे, इसलिए गलत किया पता चला, ठीक है। तो अब ये हो गया 10⁻20, 10⁻20 कैन बी रिटन एज 10 into 10⁻+19 अपॉन 2, 2 1 जा 2, 5, आंसर इज 5, समझा, ठीक है। ओके, आगे बढ़े। हाँ रुको सीक्वेंस में, मतलब ये हम लोग कौन से क्वेश्चन पे पहुंचे हैं, 30 है, अच्छा तो 31 से लेके 40 तक, 31 ही, ओके बंद करूं। ओके, अब आउट ऑफ सिलेबस मतलब ऑर्गेनिक में पढ़ाया जाएगा, ऑर्गेनिक की रिएक्शन है ना बे। क्या क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ प्रोटॉन है आउट ऑफ सिलेबस, ये मतलब अपने चैप्टर का ही नहीं है, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग मैंने पढ़ाया है क्या, नहीं, ये केमिकल बॉन्डिंग में आएगा, डोंट वरी, ठीक है। बॉन्डिंग के भी जो भी क्वेश्चन रहेंगे वो केमिकल बॉन्डिंग में, ठीक है। कुछ क्वेश्चन गलती से यहाँ पे आते हैं, फ्री का एप्लीकेशन है। 33 फ्रीक्वेंसी ऑफ डी ब्रोगलीज वेव ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोर्स फर्स्ट ऑर्बिट इज, मस्त है। ओके, देखो अब यहाँ पे डी ब्रोगली के तुम लोगों ने सबने फॉर्मूलाज की शीट बना लेना, ठीक है। जिस किसी ने नहीं बनाई, डी ब्रोगली के 4 फॉर्मूला है। पहला h/mv या फिर h/p, दूसरा h/√2m काइनेटिक एनर्जी, तीसरा लैम्बडा इज इक्वल टू √2m QV, लास्ट फॉर्मूला लैम्बडा इज इक्वल टू 2πr अपॉन n। तो हाइड्रोजन के लिए ये यूज करना पड़ता है, वेयर n इज नंबर ऑफ ऑर्बिट, ठीक है। अब तुम लोगों को पाई की वैल्यू पता रहनी चाहिए, पाई की वैल्यू कितनी है, दिए क्या, 3 तो कौन सा 3.1, अच्छा पाई नहीं, सॉरी आर की वैल्यू पता रहनी चाहिए, आर की वैल्यू कितनी है 0.529, समझा। वो यहाँ पे पुट करोगे, आंसर निकालोगे, फिर बाद में यार आस्किंग फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे, c/λ करके कर लोगे इसके बाद वाला पार्ट, ये समझा, पक्का। मास इज नॉट गिवन, और कुछ नहीं, बस मास इज नॉट गिवन, हाँ ठीक है। एंड अगेन वो देखो भाई, ये कब H/mv यूज करेंगे, व्हेन इलेक्ट्रॉन इज नॉट इन कांटेक्ट विद प्रोटॉन उसको अफेक्ट करेगा ना कुछ, तो प्रोटॉन का अफेक्शन मतलब कितना इंटरफेरेंस आ रहा है वो निकालने के लिए तुम लोगों को फिर निकाल के फिर पुट करना पड़ेगा, जो कि ये इक्वेशन देता है एटम के अंदर। हाँ, ज़्यादा करके यूज ही नहीं होती वो आर की वैल्यू, वो जो तुम लोगों को पढ़ाई है वही काम आएगी, वैसे कुछ नहीं, ठीक है। ओके डन, ओके आगे बढ़े नेक्स्ट। हाँ, और ये आर की वैल्यू यूज करके भी उनका कुछ तो सोल्यूशन रहता है, कुछ काम करिए, हम लोगों ने अच्छी खासी ट्रिक्स बना के रखी है, वही यूज करना है, उससे ही आंसर आ जाएंगे, ठीक है। ओके नेक्स्ट 34 इन एन एटम द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैविंग क्वांटम नंबर n इज इक्वल टू, हाँ ऐसे वाले क्वेश्चन हम लोगों ने किए नहीं है, ध्यान देंगे सब जन, ठीक है। ये आए क्या तुम लोगों को ऐसे वाले क्वेश्चन अपने आप आए, मैंने कराया था कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं कराया था ना, हाँ ऐसे वाले बहुत कॉमन क्वेश्चन हो गया, आजकल बहुत आते हैं। हाँ अब देखो भाई, तो पहली बात n इज इक्वल टू 4 में ml मतलब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इज इक्वल टू 1 वाले, वो भी कौन सा, मॉड ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है, कितने रहेंगे। पहली बात n इज इक्वल टू 4 में, वेरी नाइस, n इज इक्वल टू 4 में कौन से ऑर्बिटल आएंगे, s p d f,
ठीक है। अब S के लिए ये M, P के लिए ये M, D के लिए ये वाला M एंड F के लिए ये वाला M। ओके, ये समझा। अब इनके L की वैल्यूज देखो भाई, S के लिए रहता है 0, -1 0 +1 -2 -1 0 +1 +2 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3। नाउ दे आर आस्किंग ML वैल्यू ऑफ 1, बट मॉड ऑफ ML, मॉड में -m + m दोनों बाहर निकलेंगे 1 बनेगा। तो ऐसे कितनी वैल्यूज आ गई? पहले कितनी वैल्यूज आई वो बताओ। 6 आई, दिख रही है क्या ना? तो इसका आंसर देखो भाई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर रहता तो इसका आंसर बन जाता 12। इतना ही अगर क्वेश्चन रहता, क्यों? बिकॉज एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं? 2 आते हैं, तो इसका आंसर बन जाता 12। बट देयर इज वन मोर कंडीशन, स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन शुड बी -½ देखो भाई, वन ऑर्बिटल कैन कंटेन 2 इलेक्ट्रॉन, वन विद +½ स्पिन, अनदर वन विद -½ स्पिन। तो टोटल स्पिन -½ वाले कितने बनेंगे? मैं सारे के सारे ऐसे बना रहा हूं। ये देखो भाई, 12 का आंसर समझ में आ रहा है, 12 क्यों रहता? बट इसमें -½ ही पूछा है तो +½ वाले कैंसिल हो गए, सिर्फ -½ वाले कितने बचे? 6 बचे। समझ पा रहे हो? ऐसा क्वेश्चन आया था तुम लोगों को सॉल्व करने, नहीं आया होगा तो ध्यान रखना, ये ऐसे वाले बहुत आगे मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद वाले में और 1-2 सॉल्व करके दिखाऊंगा, बाद में तुम लोग कर लेना। आगे बढ़े, फास्ट नहीं हो रहा है ना बे? किसका डाउट था? जिस किसी का डाउट क्लियर हो गया, ठीक है। आगे बढ़े, नेक्स्ट 34 के बाद नेक्स्ट 40 तक और कोई डाउट? कोई नहीं? यार तुम लोगों का स्कोर क्या आ रहा है भाई? अच्छा आ रहा है क्या? तो क्यों नहीं आ रहे हैं? वैसे डाउट यहाँ पे नहीं आ रहे तो हाँ। अरे हाँ, तुम्हारे एग्जाम में जनरली मैं ऐसे क्वेश्चन डालना बहुत सी बार प्रेफर करता हूँ जो तुम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व नहीं किए रहेंगे, तो वो कभी कभार उसकी वजह से स्कोर कम रहता है। बट तुम लोगों को कुछ नए टाइप का क्वेश्चन भी पता चल जाता है ना, आइडिया लग जाती है, ठीक है। तो एग्जाम के डाउट से बाद में मुझे अलग से आके मिलके बता देना। बोलो क्या? नहीं वो बाद में ही करते नहीं, अभी फिर क्वेश्चन दिखेगा नहीं तो लोगों को डाउट रहेगा ना कि क्या आप चल रहा है, इसलिए, ठीक है। और लेवल बहुत फिर अचानक से डिफर हो जाएगा, ये अभी इसमें ही कंफर्टेबल रहता है। हाँ चलो भाई, 40 से कोई डाउट नहीं है? 41 से लेके 50, 41 से लेके 50 तो क्वेश्चन देख के नहीं बोल देना भाई कि ये मस्त लग रहा है। ओके तो देखो अब ये क्या है? ओके, लैम्बडा वर्सेस पी का प्लॉट, ठीक है। ग्राफ्स के क्वेश्चंस तुम लोग मुझे पूछो, मैं जहां तक मुझे जमेगा मैं एक्सप्लेन करूंगा, नो डाउट। बट जब तक तुम लोगों का मैथ्स में ग्राफ्स का ये नहीं हो जाता, हाइपरबोला पैराबोला, तब तक थोड़ी सी दिक्कत रहेगी, ठीक है। ओके अब देखो भाई, लैम्बडा वर्सेस पी का ग्राफ है। लैम्बडा इज इक्वल टू h/p, समझा? लैम्बडा इज गेटिंग प्लॉटेड ऑन y एक्सिस which is equal to some constant m by p is getting plotted on x, समझा? ठीक है, तो इनवर्स प्लॉट कर रहे हैं, ध्यान दो भाई। मैं मेरी तरफ से मैं जितना होगा उतना एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। देखो तो अब बोलो, ये क्या इधर दिख रहा है ना? मैंने कुछ तो गड़बड़ की, नहीं इरेज नहीं किया। ओके तो अब हाँ, x और y कैसे डिसाइड करने का? ग्राफ में दे दिया है बे, देख लैम्बडा कौन सा एक्सिस पे है? y, एंड p कौन सा एक्सिस पे है? x, समझा? तो उधर से सिर्फ फॉर्मूला डिसाइड करने का, फॉर्मूला तो तुम लोगों को सारे के सारे पढ़ा दिए, ठीक है। तो लैम्बडा इज ऑन y, h इज सम कांस्टेंट, कांस्टेंट को हम लोग हमेशा m से दिखाते हैं, एंड p इज ऑन, समझा? अब ध्यान दो बे, वन ठीक है, 1 0.1 0.01 चल से, समझा? ध्यान दो, 1 10 100। y की वैल्यू क्या है? 1/x है, दिख रहा है? y इज इक्वल टू 1/x, m इज सम कांस्टेंट, वो कांस्टेंट 1 पकड़ लेते, चलेगा ना? h की वैल्यू भी ले सकते हो, बट वो ग्राफ को आइडिया देना है सिर्फ ग्राफ की। अब देखो भाई, व्हेन वैल्यू ऑफ x इज 1, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y?
1 by x, तो 1 by 1 1. When value of y नहीं, x is 10, what will be the value of y? 1 by 10. When value of x is 100, what will be the value of y? कैसा गया? हाँ, इसको बोलते हैं हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. इसका नाम मैथ्स में पढ़ाया जाएगा. इसे क्या बोलने का? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. रेक्टेंगुलर भी बोलते हैं, मुझे आज तक नहीं पता, मुझे सिर्फ नाम पता है. ठीक है, ओके. तो कौन सा ग्राफ करेक्ट है? समझा? दूसरा वाला ग्राफ कब करेक्ट रहता है? अभी जरा दूसरा नहीं, तीसरा चौथा रहेगा कुछ. तो ये स्ट्रेट लाइन वाला मतलब करते हैं, रुको. ये हो गया लिख के, मतलब ये समझ में आ गया. ओके, दूसरे वाले ग्राफ का भी थोड़ा सा बता रहा हूँ, क्योंकि दूसरा कोई क्वेश्चन अगर घुमा के मिल गया तो इसलिए. दूसरा मतलब कौन सा? ये वाला, डी वाला. डी वाला भी करेक्ट रह सकता है. कब? डी वाले में क्या है? लैम्बडा वर्सेस पी है. लैम्बडा वर्सेस पी का ग्राफ कभी भी सही नहीं आ सकता. ठीक है, बट लैम्बडा वर्सेस, ध्यान दोगे, अगर लैम्बडा वर्सेस 1 by p का ग्राफ रहता, समझे? तो ध्यान दो बे, lambda is equal to h by p. Lambda is getting plotted on which axis? h is getting plotted on constant है, किधर भी नहीं है. And 1 by p is getting plotted on x. y is equal to mx. Equation of straight line. ये पढ़ा है ना ये? y is equal to mx. इसमें कोई कांस्टेंट है क्या? मतलब प्लस c है क्या? मतलब इंटरसेप्ट क्या रहेगा? 0. ग्राफ विल स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन एंड इट विल हैव अ स्ट्रेट लाइन. समझ में आ रहा है? इट विल हैव अ स्लोप ऑफ h. अरे स्लोप h है, m इज स्लोप, ये पढ़ा था. तो ये ग्राफ कब सही रहेगा? मतलब ये अगर गलती से कोई दूसरे क्वेश्चन में आ गया, फिर तुम्हारे अगले साल के एग्जाम में आ गया, तो h by 1 by p का ग्राफ स्ट्रेट लाइन का रहेगा. मैं क्या बड़बड़ कर रहा हूँ, समझ में आ रहा है? ये मैथ्स में पढ़ाया जाएगा भाई. अभी तब तक मतलब मेरे से थोड़ा सा ऐसे टूटा फूटा मैथ्स पढ़ने का. ठीक है, बाद में अलग से पढ़ाया जाएगा, डोंट वरी. ठीक है, आगे बढ़े. चलो नेक्स्ट. 41 से लेके 50 में और कोई डाउट? 41 से 50 जल्दी. 45 स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन. अरे हाँ, ओके. हाँ, ये देखो भाई, ये भी दूसरे चैप्टर्स का थोड़ा सा पार्ट है, बट देख लो. ठीक है, अलग से हम लोग पढ़ने ही वाले हैं, बट इसमें भी थोड़ा सा पता रहेगा. इसके क्वेश्चंस आजकल आ रहे हैं, तो ध्यान दो. अब होता क्या है, अगर मैं 3p की बात करूं, देखो भाई, 3p कंटेन्स 1 2 3 ऑर्बिटल्स. 3px 3py 3pz. all of these orbitals have same energy. ये एनर्जी का एक्सिस है, इधर एनर्जी, समझे ना? सेम एनर्जी ऑर्बिटल्स आर कॉल्ड एज डीजेनरेट ऑर्बिटल्स. क्या बोलने का इनको? ये वर्ड का मीनिंग याद रखना. डीजेनरेट मतलब क्या? ऑर्बिटल्स हैविंग सेम एनर्जी. सो इफ ऑर्बिटल्स हैव डिफरेंट एनर्जीज, दे आर कॉल्ड एज नॉन डीजेनरेट. सेकंड ऑप्शन में ऐसा कुछ दिया है क्या? हाँ, नॉन डीजेनरेट. दिख रहे हैं? समझा? इसमें और पढ़ाना है, अभी के लिए मैं स्टेटमेंट एक्सप्लेन कर रहा हूं. ध्यान दो भाई. द ऑर्बिटल्स हैविंग सेम एनर्जीज आर कॉल्ड एज डीजेनरेट ऑर्बिटल्स. करेक्ट या रॉन्ग? करेक्ट. ओके. Point number 2, in hydrogen atom 3p and 3d are non-degenerate. True or false? अरे सही. क्यों बे? जल्दी जल्दी बैठो बच्चे. अभी हाँ, तो हाइड्रोजन में अभी बताया था 3p and 3d have सेम एनर्जी. समझ में आ रहा है? बात नहीं करने की बे, ध्यान देने का. अभी तो सेम एनर्जी है, मतलब दे आर डीजेनरेट. तो सेकंड वाला स्टेटमेंट करेक्ट है क्या? नहीं, वो रॉन्ग है. हाँ, Li2+ में भी सेम है, क्योंकि Li2+ ऑल्सो हैज ओनली 1 इलेक्ट्रॉन. सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए एप्लीकेबल है. बोर्स थ्योरी जहां पे एप्लीकेबल है वहां पे ये एप्लीकेबल है. समझा? ओके. अब ध्यान देंगे. अब इसमें और एक कंडीशन आ जाती है, इन मैग्नेटिक या इलेक्ट्रिकल फील्ड. मैंने तुम लोगों को एक लिख के दिया था, जीमन एंड स्टार्क इफेक्ट. उसका एक्सप्लेनेशन मैंने कभी बताया नहीं, भूल गया था. ठीक है, अब ध्यान दो बे. तो होता क्या है? नाउ सी, p ऑर्बिटल, दिस इज py, दिस इज pz एंड दिस इज, समझे? इन दोनों को एकदम भारी भरकम मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया. इन तीनों को, सॉरी. देख भाई, इनिशियली इनकी एनर्जी क्या रहती है? सेम है, डिफरेंट? सेम. सेम एनर्जी ऑर्बिटल्स आर कॉल्ड एज
डीजेनरेट। बट जब मैग्नेटिक या फिर इलेक्ट्रिकल फील्ड में रखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लेट अस से कि ये नॉर्थ पोल का मैग्नेट है, ये साउथ पोल का है, ठीक है, हॉर्सशू मैग्नेट है साला, इस तरफ साउथ है इस तरफ नॉर्थ, चलेगा ना, समझा? ओके। अब मैग्नेटिक फील्ड में क्या होगा, इनके इलेक्ट्रॉन्स है, इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं ना बे, ये इलेक्ट्रॉन्स के साथ इंटरेक्ट करेंगे, कोई एक इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक की तरफ अट्रैक्ट होगा, कोई एक इलेक्ट्रॉन रिपेल होगा, एंड कोई एक इलेक्ट्रॉन मैग्नेट के ऐसे बीच में है, इधर से मैग्नेट है बट इसको कुछ फर्क पड़ रहा है क्या भाई, ये मैग्नेट के पैरेलल में है, परपेंडिकुलर रहता है तो थोड़ा सा इंटरेक्शन होता है, पैरेलल वाले इंटरेक्ट कर पाते हैं क्या? नहीं, ये पढ़ाया ना तुम लोगों ने मैथ्स फिजिक्स में, नहीं पढ़ा होगा तो फिजिक्स में पढ़ाया जाएगा, मैग्नेटिज्म में पढ़ाया जाएगा, पूरा एक चैप्टर है, डोंट वरी, ठीक है? तो अब तो कोई एक इलेक्ट्रॉन जो मैग्नेट की तरफ है वो अट्रैक्ट होगा, कोई एक मैग्नेट से रिपेल होगा, और कोई एक को कुछ फर्क, क्योंकि अलग अलग एक्सिस में सारे के सारे, तो जो अट्रैक्ट होगा अट्रैक्शन में एनर्जी बढ़ेगी या कम होगी? चलो, अट्रैक्शन से स्टेबिलिटी आती है कि अनस्टेबिलिटी आती है? स्टेबिलिटी आएगी, स्टेबल मतलब एनर्जी बढ़ती है कि कम होती है? तो एक किसी जो अट्रैक्ट हो रहा है उसकी एनर्जी कम हुई, दूसरा एक रिपेल हो रहा है उसकी एनर्जी बढ़ेगी, तीसरा एक कुछ इंटरेक्ट ही नहीं कर रहा है उसकी एनर्जी, समझा? जिसकी एनर्जी कम होती है उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं -1 से, जिसकी एनर्जी उतनी रहती है उसको बोलते हैं, जिसकी एनर्जी बढ़ती है उसको बोलते हैं, ये कौन से नंबर्स है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर अपने को क्या बताते हैं? ओरिएंटेशन बताते हैं, ओरिएंटेशन की वजह से ये फर्क आ रहा है ना बे, समझा? डी ऑर्बिटल में ऐसे कितनी स्प्लिटिंग, इसको बोलते हैं स्प्लिटिंग, डी ऑर्बिटल में ऐसे कितनी स्प्लिटिंग आएंगी? 5 आएंगी, समझ में आ रहा है? +2 सॉरी -2 -1 0 +1 +2। अब अगर मैग्नेट की वजह से ऐसी स्प्लिटिंग आई तो उसे बोलते हैं जीमन इफेक्ट। क्या बोलने का? जीमन इफेक्ट, ठीक है? एंड अगर मैंने यहाँ पे माइनस और प्लस मतलब इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई कर दी होती तो उसे बोलते हैं स्टार्क इफेक्ट। क्या बोलने का? मैंने क्या बड़ी की समझा? जीमन और स्टार्क इफेक्ट थोड़ा बहुत आइडिया आ गई, ठीक है? ओके, तो देखो बे, ऑर्बिटल्स मतलब 3p ऑर्बिटल्स आर डीजेनरेट when no magnetic or electrical fields are applied. When magnetic field is applied, ये डीजेनरेट रहे क्या? इनकी एनर्जी भी सेम है क्या? नहीं, स्प्लिट हो गया ना, तो इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड 3p ऑर्बिटल बिकम्स नॉन डीजेनरेट। ट्रू और फॉल्स? ट्रू। मैग्नेटिक फील्ड में ये नॉन डीजेनरेट है ना भाई, इनकी एनर्जी डिफर कर देगी, समझा? पक्का? मैं ये सिर्फ स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन करके खत्म नहीं कर रहा, मतलब थोड़ी सी एक्स्ट्रा की इन्फॉर्मेशन जो तुम लोगों को याद रखनी है, किधर तो लिखनी है, ठीक है? हाँ, बाद में दूसरा क्वेश्चन आएगा ना, ये सेम अगले साल अगर क्वेश्चन आ गया तो ऐसा कुछ मॉडिफिकेशन रहेगा जो तुम लोगों को आना चाहिए, ठीक है? समझा? जो भी एक्स्ट्रा का बताया जा रहा है, देखो ये क्वेश्चंस तो मतलब ठीक है, वो तुम लोगों को हमेशा मिलते रहेंगे, जो एक्स्ट्रा का बताया जा रहा है वो याद रखो, अगले साल ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है? बड़े आगे, ओके, जल्दी करो। वो हाइड्रोजन को जो अभी बताया था ना, वो तो एडवांस में 2019 में या कभी तो आया हुआ है, ठीक है? हाँ, तो एडवांस के क्वेश्चन कर लेना, वो रिपीट मेंस में 4-5 साल के बाद होते हैं, मतलब 2020-21 में जो भी एडवांस का अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आया रहेगा थोड़ा बहुत इजी वाला, तो एज इट इज मेंस में आता है और इजी करके ना। अभी हाइड्रोजन का इसके पहले वाला स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन बहुत इजी ही था, ये भी इजी ही है, स्टेटमेंट है नॉर्मल, इनके ऊपर एडवांस में अच्छा क्वेश्चन आया था, ठीक है? ओके, आगे बढ़े, बोलो। Which one? Which part? Zeeman and Stark effect. हाँ, देखो भाई, तो होता क्या है, अब यहाँ पे ऑर्बिटल्स अपने पास 3 टाइप के हैं, एक है p y, दूसरा है p z, p y जैसे लग रहा है वो, दूसरा है p z एंड तीसरा है p x, ठीक है? When some electrical और मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड, ठीक है? ये समझ लो कि मैंने अभी इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई कर दी, एक के पास है प्लस चार्ज, एक के पास है माइनस चार्ज, ठीक है? तो कोई तो 2 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब ये तो इजीली अट्रैक्ट होने के चांसेस दिख रहे हैं, ये वाला ऐसे पैरेलल में, मतलब ऐसे वाई एक्सिस पे, तो लेट्स से कि ये रिपेल हो रहा है, ये वाला ऐसे बीच में है, इसको इतना कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, समझ में आ रहा है? तो अट्रैक्ट जो होता है, अट्रैक्शन में स्टेबिलिटी आती है जिसकी वजह से एनर्जी कम होती है, तो एक किसी ऑर्बिटल की एनर्जी कम हो जाती है, जिसके साथ रिपल्शन हो रहा है उसकी एनर्जी बढ़ जाती है, जो ऐसे बीच में है, जो इंटरेक्ट ही नहीं कर रहा है, इस इलेक्ट्रॉन को कुछ मैग्नेटिक इलेक्ट्रिकल फील्ड फील ही नहीं हो रही है, इंटरेक्शन 0 है, उसकी एनर्जी जितनी है उतनी ही रहती है।
ये और अच्छे से तुम लोगों को मैग्नेटिज्म में बताया जाएगा कि कौन सा वाला इलेक्ट्रॉन रिपेल कर सकता है, कौन सा अट्रैक्ट हो सकता है, वो सब। ठीक है, तो जिसके अंदर रिपल्शन होता है उसकी एनर्जी कम हो गई तो -1 से कम हुई है, हम लोग बोलते हैं। ये रिलेटिव स्पीकिंग है, रिलेटिवली स्पीकिंग, मतलब इसकी एनर्जी बढ़ी, इसकी उतनी ही कम हो गई, तो इसको माइनस बोलते हैं, इसको प्लस बोलते हैं रिलेटिवली। एक्चुअल में कम ज़्यादा की वैल्यूज अलग रहती है। ये 0 जिसने इंटरेक्ट नहीं किया, ये जो बढ़ा वो +1, इनकी एनर्जी स्प्लिट हो गई। लेट अस से कि दिस इज px, ये 0 वाला हमेशा pz, ये बताया था। z वाला एक्सिस को हमेशा क्या बोलते हैं हम लोग, 0 बोल देते हैं। ठीक है, एंड ये वाला py, लेट अस से, समझा? ठीक है, बस तो इनकी एनर्जी स्प्लिट हो गई तो दे हैव बिकम नॉन डीजेनरेट। व्हेन स्प्लिटिंग ऑफ ऑर्बिटल टेक्स प्लेस बाय यूजिंग इलेक्ट्रिकल फील्ड। इलेक्ट्रिकल फील्ड के लिए हम लोग बोलते हैं स्टार्क इफेक्ट। ठीक है, इलेक्ट्रिकल फील्ड में कौन सा इफेक्ट, स्टार्क। उसी बदले अगर मैग्नेटिक फील्ड में हुआ तो क्या बोलने का, जीमन इफेक्ट। ठीक है, एक बहुत मस्त कहानी है। अब ये इलेक्ट्रॉन्स के लिए ना ये इफेक्ट है ना बहुत इजीली दिखते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, वैसे ही फिर इसमें ही मतलब ये ऐसा वाला ही काइंड ऑफ। ठीक है, एक साइंटिस्ट को करके देखना था। ठीक है, मतलब जीमन ही था वो एक्चुअली। अब उनको करके देखना था बहुत स्ट्रॉन्ग मतलब अच्छे वाले मैग्नेट्स के साथ। ठीक है, कि अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो उन्होंने, वो तभी पीएचडी कर रहे थे, तो उन्होंने अपने गाइड को बताया कि हम लोग करके देखिएगा। उनके गाइड के पास ऐसा स्ट्रॉन्ग एकदम भयंकर वाला मैग्नेट था। ठीक है, तो उनके गाइड ने बोला है कुछ भी नहीं होता, वो हाइड्रोजन में 3 लाइन आती है वही आने वाली है, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, समझ में आ रहा है? तो उन्होंने बोला बट करके तो देखते हैं ना, क्या फ़र्क पड़ता है, मुझे करके देखना है। तो उनके गाइड ने बोला नहीं। फिर एक दिन उनके गाइड ऐसे ना मतलब दूसरे किसी कंट्री में गए थे कॉन्फ्रेंस के लिए। ठीक है, वो तुम लोग सुना रहेगा ना, अभी भी एआई के ऊपर यूएस में कॉन्फ्रेंस हुई थी, नहीं पता। ठीक है, तुम लोग मैं न्यूज़ नहीं देखते हो कि हाँ, तो ऐसे कॉन्फ्रेंस होते रहते हैं। वैसे एक उनका गाइड केमिस्ट्री के कॉन्फ्रेंस को गया था। ठीक है, वो जब गया था तब उन्होंने चुपके से उनके लैब में, मतलब वो मैग्नेट जहाँ पे रखा है उधर एंटर मारे, और उन्होंने हाइड्रोजन गैस के इसको रखा, मतलब क्या बोलते हैं उसको, कंटेनर को रखा और मैग्नेट ऑन किया। तो उनको पता चला कि हाँ मतलब ये अपने को कैसे पता चलता है। तो एक्चुअल में हुआ क्या था, मैग्नेटिक ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में क्या होता है बे, एक लाल लाइन, एक लाइट ब्लू लाइन, कलर नहीं मिल रहा है, और एक डार्क ब्लू लाइन। ये डार्क ब्लू वाली लाइन एक थोड़े से डिफरेंसेस से स्प्लिट हो गई, समझा? एंड उनको बड़ी खुशी हुई कि कुछ तो हुआ, साला मेरा गाइड बोल रहा था नहीं होगा, कुछ तो हुआ। उन्होंने खुशी खुशी बताया कि अरे कुछ तो होता है, कुछ तो होता है। ठीक है, उनके गाइड इतने चिढ़ गए कि तूने कैसे किया, उनको यूनिवर्सिटी से भगा दिया, वो दूसरे यूनिवर्सिटी में गए। उन्होंने अपना काम कंटिन्यू रखा, उन्होंने इसका एक्सप्लेनेशन एंड ऑल सब कुछ दिया, समझ में आ रहा है? एंड फिर बाद में पब्लिकेशन एंड ऑल सब कुछ आया। ये बंदा नोबेल प्राइज के लिए सिलेक्ट हुआ था। ठीक है, हाँ क्यों हुआ था? यही चीज़ मतलब जब न्यूक्लियस के लिए यूज़ की जाती है, न्यूक्लियस में भी ये सेम चीज़ होती है। ठीक है, जिसे बोलते हैं न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। ठीक है, NMR सुना है कभी? ओके, MRI सुना है? MRI मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग बोलते हैं उसको। मैग्नेटिक फील्ड में ये स्प्लिटिंग जब होती है, हम लोग उतना, उसमें तो बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेट रहता है, 3 या 4 टेस्ला का मैग्नेट रहता है, उसमें अपने बॉडी के इलेक्ट्रॉन्स ये हो जाते हैं, स्प्लिट हो जाते हैं, अपनी बॉडी मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होती है क्या बे, बट इतने स्ट्रॉन्ग मैग्नेट में अपने बॉडी के भी इलेक्ट्रॉन्स उसमें ऐसे स्प्लिट हो जाते हैं। एंड फिर उनके बिहेवियर के थ्रू हम लोग वो इमेजिंग करते हैं, समझ में आ रहा है? तो मतलब हर जगह पे, हर हॉस्पिटल में रहता है ना बे, वो इतना भारी ऐसा जो एप्लीकेशन है उसको नोबेल प्राइज मिलना चाहिए, तो नोबेल प्राइज के लिए सिलेक्ट हो गए। नोबेल प्राइज की कमेटी में उनका गाइड ही था, जो बच्चे ने इतना अच्छा काम किया उसका गाइड भी अच्छा है ना बे। उन्होंने उसको कभी आज तक मतलब वो तो गए, गाइड भी गया, वो भी गए, बट उनको बेचारे को कभी नोबेल प्राइज मिला ही नहीं, क्योंकि हर टाइम वो रिजेक्ट करते थे कि बाकी ये कुछ भी है, मेरा नहीं सुना था साले ने। गाइड हरामखोर रहते हैं, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, चलो तो बाय द वे ये समझ में आ गया, डीजेनरेट नॉन डीजेनरेट एंड ऑल लिख के हो गया सबका। आगे बढ़ते हैं 45 के बाद जल्दी 53 50 तक और कोई डाउट? कोई भी नहीं? तुम लोगों को पक्का है ना? तुम लोगों की शक्लें देख के मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। 48 ओके 48 हाँ, क्या ये टोटल नंबर ऑफ आयंस फॉलोइंग द नोबेल गैस कॉन्फिगरेशन। नोबेल गैस कॉन्फिगरेशन अब देखो, इसके लिए अभी जो ट्रिक पढ़ाई है उससे ज्यादा अच्छे से हो जाएगा, ध्यान दो बे। ये करने के लिए क्या करने का, नोबेल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन पूरा ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, ट्रिक यूज करने की। क्या है, हीना? यस,
तुम लोगों को मैजिक नंबर पढ़ाया मैंने? वेरी नाइस। चलो अब ये हो जाएगा फिर के जेरोक्स रंगीन। देखो भाई 2 10 18 36 54 86 118 याद है ना? वो 2 8 8 18 18 32 32 लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था। अब यहाँ पे वही करने का है। इसका एटॉमिक नंबर 38 38 में से कितने निकाले इलेक्ट्रॉन? 2। कितने बचे? 36। फॉलो कर रहा है? ये कर रहा है। समझा कैसे करने का? इसको फटाक से हो जाएगा ना ये मतलब ये इस चैप्टर में नहीं आया रहेगा तो पीरियोडिक टेबल की बात तो आ ही जाएगा। ये सब ट्रिक्स पीरियोडिक टेबल की है। समझा? ओके। 55 प्लस 1 मतलब 1 निकाला। 55 माइनस 1 54। फॉलो कर रहा है? कर रहा है। 57 प्लस 2 कितना बचा? 55 बचा। प्लस 2 मतलब माइनस करने का, पता है ना? ओके 55 बचा। फॉलो कर रहा है? नहीं कर रहा है तो 1 नहीं कर रहा है। पीबी 82 प्लस 2 नहीं कर रहा है। यहाँ पे हम लोग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं। Z माइनस चार्ज, अगर नेगेटिव चार्ज रहेगा तो Z माइनस माइनस चार्ज तो प्लस करने का। समझ में आ रहा है ना बे? ओके तो 82 माइनस 2 80 फॉलो करता है क्या? नहीं कर रहा है। ओके 70 माइनस 2 68 फॉलो कर रहा है? नहीं कर रहा है। ओके 26 प्लस माइनस 2 कर रहा है। क्या आंसर आया? 2 आया। दैट इज योर आंसर। ये कैसे क्या समझा? पक्का? ये इसमें जरा पीरियोडिक टेबल की ट्रिक यूज करनी थी। करूं? आगे बढ़ू? पक्का? ओके नेक्स्ट। तो इसका आंसर कितना आना चाहिए? 2 आना चाहिए। ठीक है नेक्स्ट। ओके अब इसके बाद 50 तक और गेट आउट। 53 52 ओके। अब 51 से 60 में 52 अकॉर्डिंग टू बोर्स मॉडल हाइड्रोजन आइटम द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन अ गिवन स्टेशनरी स्टेट इज क्वांटाइज्ड। हाँ क्वांटाइज्ड है। क्वांटाइज मतलब हैविंग फिक्स्ड क्वांटिटी। ठीक है तो इट हैज अ फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ इन अ किधर गया? इन अ गिवन स्टेशनरी स्टेट मतलब इन अ ऑर्बिट। समझा? ठीक है एंगुलर मोमेंटम इज n h अपॉन 2 पाई। इट हैज अ मिनिमम फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ h अपॉन 2 पाई। क्वांटाइज मतलब हैविंग अ फिक्स्ड क्वांटिटी। समझा? तो इट हैज अ फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ h अपॉन 2 पाई एंड इट्स मल्टीपल ना बे 1 2 3 बढ़ते जाएगा बट मिनिमम कितनी रहेगी? इतनी रहेगी। जैसे मैंने चार्ज इज क्वांटाइज्ड जैसे लिख के दिया था प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में। चार्ज इज क्वांटाइज्ड एंड इट हैज द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ 1e व्हिच इज 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। समझ में आ रहा है? तो उसकी क्वांटिटी फिक्स्ड है। वैसे एंगुलर मोमेंटम की भी इतनी क्वांटिटी फिक्स्ड है और इसके मल्टीपल्स में रहेगा। तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू। ये समझा? स्टेटमेंट 2 the concept of electron in Bohr's orbit violates the Heisenberg's uncertainty principle. True. limitation है। समझा? तो both statements are true। समझा? ये पहला वाला ही दिक्कत आया रहेगा। सेकंड वाला तो समझ में आ गया रहेगा ना जिसकी को डाउट था। क्वांटाइज का मीनिंग समझ में आ गया। हैविंग अ फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ h अपॉन 2 पाई। ये समझा क्या? बता क्या बताया? अरे सर वो n अपॉन 2 पाई वो मेरे को समझा सर। मेरे को आया था मुझसे आया था। नेक्स्ट 51 तुम लोगों को क्या पहला ही क्वेश्चन डाउट रहता है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन कंप्लीटली फिल्ड सबशेल। हाँ ये इसका आंसर बड़ा आएगा। देखो अभी बताया था तो इसको शॉर्ट में बताओ कि पूरा बताओ? शॉर्ट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन n इज इक्वल टू 4 कितने होंगे? तो इसका फॉर्मूला है 2n का स्क्वायर। 2n का स्क्वायर मतलब आ गए 32। समझ में आ रहा है? बट ये 32 में एक इलेक्ट्रॉन ऐसा रहता है। दैट इज योर आंसर। खत्म। ऐसी तो ना s प्लस हाफ माइनस नहीं प्लस हाफ तो आधे इलेक्ट्रॉन प्लस हाफ वाले कितने हो गए? 16 हो गए। पक्का शॉर्ट में समझ में आ गया। वो पूरा बना के दिखाने की जरूरत नहीं है। बाद में वो नहीं तो किया था ना SPDF सारे बनाए थे वो ऐसे काउंट करके देखना। चलेगा? ये समझा सबको? मस्त मस्त क्वेश्चन आते हैं। ये चैप्टर मस्त है। मोल कॉन्सेप्ट के कंपैरिजन में इसके क्वेश्चन ज्यादा इजीली होते हैं। तुम लोगों को मतलब फील हुआ रहेगा होपफुली। ठीक है मोल कॉन्सेप्ट पूरा केमिस्ट्री पढ़ा के होने के बाद ही आएगा भाई। उसमें मैं कुछ हेल्प नहीं कर पाऊंगा तब तक। ठीक है मतलब पूरा मतलब एटलीस्ट 60% तो। ठीक है तब तक डिफिकल्टी है मोल कॉन्सेप्ट बट ये इजीली हो जाता है। ठीक है आगे बढ़े। नेक्स्ट 53 आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। तुम लोगों को यहाँ पे सिर्फ एटॉमिक नंबर पता रहना चाहिए। ये मैंने डायरेक्ट एग्जांपल लिख के दिया ना 8-10 वो चेक कर लो ना नोट्स में। मैं इसका आंसर बता देना चाहिए तो O2 माइनस है S माइनस है Mg2 प्लस है Na प्लस है Al3 प्लस है बस यही है। ठीक है
फॉर्मूला किसका डाउट है, किसका डाउट है? इसका हाँ फॉर्मूला z माइनस चार्ज 8 माइनस 2 सॉरी 8 माइनस माइनस 2 10, इसका 9 9 माइनस 1 9 माइनस माइनस 1 10, mg 12 12 माइनस 2 10 11 माइनस 1, वैसा करके निकालना है, कर लोगे आंसर 5 आएगा पक्का? ओके नेक्स्ट। हाँ हाँ एक मिनट 59 तक कोई बीच में डाउट? पक्का आगे बढ़े। करण को पकड़ा था इसलिए करण ने डाउट दिया अपने को, सॉल्व करते हैं। अब असर्शन एंड रीजन है। देखो असर्शन रीजन के लिए एक चीज याद रखने की कि असर्शन ये क्वेश्चन ऐसे पकड़ने का अगर वो करेक्ट है तो, ठीक है। असर्शन बहुत सी बार करेक्ट रहते ही है। एंड फिर गिव रीजन सोचने का, मतलब कि तुम लोग बचपन में करते थे ना गिव रीजन, तो खुद एग्जामिनर बनने का। एंड कि तुम लोगों को हाँ मतलब तुम लोगों को किसी बच्चे का पेपर आया और तुम लोग उसका आंसर चेक कर रहे हो एंड उस असर्शन का ये रीजन एक्चुअली मतलब फॉलो हो रहा है क्या, मतलब तुम लोग उसको मार्क्स दोगे कि नहीं दोगे, उसके ऊपर से पता चलता है रीजन इज करेक्ट और नॉट। ठीक है, मेनी टाइम रीजन इज करेक्ट बट मतलब रीजन करेक्ट रहने के लिए क्या है, वो स्टेटमेंट है ना, स्टेटमेंट करेक्ट रह सकता है बट वो उस असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि नहीं वो सोचने का, मतलब क्या वो भी देखते हैं वो इतना अच्छा क्वेश्चन है कि नहीं देखना पड़ेगा। तो असर्शन इज इन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट द इलेक्ट्रॉन्स आर रिजेक्टेड फ्रॉम मेटल सरफेस एज सून एज अ बीम ऑफ लाइट of frequency greater than threshold frequency strikes the surface, true or false? True, ये आया true, okay। अब reason, when photon of any energy strikes electron in atom, the transfer of energy from photon to the electron takes place। ये reason ही correct है क्या, मतलब reason का statement ये correct है क्या? देखो when photon of any energy कोई भी energy strikes electron in atom, transfer of energy takes place from the photon to the electron। तो reason seems correct, statement वैसे correct है। photon इलेक्ट्रॉन को, अरे रुको ना आंसर मत बताओ, मतलब मुझे पता है वो, मतलब हाँ रुको तो पूरा सुन लो, मतलब हाँ अब स्टेटमेंट सिम्स करेक्ट, इसमें बट एक पॉइंट रॉन्ग है, एक छोटा सा वर्ड रॉन्ग है। कौन सा? एनी एनर्जी। कोई भी एनर्जी का फोटोन अपनी एनर्जी देगा क्या? कौन सी एनर्जी का देगा? जिस द वन विच इज हैविंग हायर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, मतलब ना, मतलब हायर एनर्जी देन थ्रेशोल्ड एनर्जी। अरे समझ में आ रहा है पक्का? तो इसके वजह से रीजन रॉन्ग हो गया। बाकी देख बे, ये एनी वर्ड निकाल दूंगा ना तो फोटोन हैविंग एनर्जी ग्रेटर देन वर्क फंक्शन वो रहता तो पूरा स्टेटमेंट करेक्ट था, इसकी वजह से रॉन्ग हो गया। तो असर्शन सिम्स करेक्ट, रीजन सिम्स इनकरेक्ट। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ऐसा किधर है क्या? A is correct, R is not correct। समझ में आ रहा है? अब बहुत सी बार ऐसा भी रहता है कि A is correct, R is correct, but not the correct explanation of A। ये ऐसा देखा है तुम लोगों ने? उस टाइम पे तुम लोग एग्जामिनर बनोगे और सोचोगे कि भाई मतलब वो एक्सप्लेनेशन करेक्ट लग रहा है क्या, तुम लोग उसको मार्क्स दे सकते हो कि नहीं। ऐसा क्वेश्चन आया तो मैं बता दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट। ओके 60। ओके देखो भाई, एन इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। हाँ ये वाला मस्त है। देखो भाई ऐसे वाले क्वेश्चन आते हैं, इजी रहते हैं, इतना कुछ नहीं। देखो ध्यान देंगे, पहले डेटा लिख देते हैं। तो इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट में है? nth ऑर्बिट में। ठीक है, द इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट ऑफ लिथियम 2+ इज एक्साइटेड टू n+1, मतलब n1 क्या हो गया n, n2 क्या हो गया n+1, ऑर्बिट यूजिंग रेडिएशन ऑफ दिस मच एनर्जी, जूल्स में दिया हुआ है। समझ में आ रहा है? ठीक है, रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू भी किसमें दी हुई है? जूल्स में दी हुई है। समझ में आ रहा है? तो डायरेक्ट यूज कर सकते हो तुम लोग। ओके, अब जस्ट द थिंग इज कि तुम लोगों को हमारा जो ओरिजिनल फॉर्मूला इसके लिए ना तुम लोगों को पूरा चेंज करना पड़ेगा फॉर्मूला। ठीक है, देखो हमारा ओरिजिनल फॉर्मूला लैम्बडा बार इज इक्वल टू RH इंटू जेड स्क्वायर इंटू 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। ये फॉर्मूला याद है सबको? ये फॉर्मूला सबको पता है? ओके, अब यहाँ पे इस फॉर्मूला में एक छोटी सी दिक्कत क्या है, तो ये लैम्बडा बार के लिए तुम लोग को वहां पे क्या दिया है? एनर्जी दिया है। तो तुम लोग दो चीजें कर सकते हो, एक तो एनर्जी को लैम्बडा बार में कन्वर्ट करो। समझ में आ रहा है? अगर उतना दिमाग नहीं लगाना है तो इधर मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय HC लैम्बडा बार इज एनर्जी, तो यहाँ पे HC RH हो गया। HC RH की वैल्यू दे के रखी है बे, नहीं समझा? पक्का समझा? ओके नहीं तो दूसरी मेथड देखो भाई, तो लैम्बडा बार इज इक्वल टू RH अपॉन सॉरी RH इंटू क्या बोलते हैं उसको,
z स्क्वायर इंटू 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर. नाउ दे हैव गिवन एनर्जी. तो फर्स्ट कन्वर्ट एनर्जी इनटू लैम्बडा बार. तो लैम्बडा बार इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन एच सी. एनर्जी कितनी देकर रखी है? 1.47 इंटू 10⁻17 बाय एच सी. समझा? तो ये मैंने लैम्बडा की वैल्यू ले ली एंड यहाँ पे रख दी 1.47 इंटू 10⁻17 अपॉन एच सी इज इक्वल टू आर एच इंटू जेड स्क्वायर इंटू 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर. फॉलो कर पा रहे सब जन? फिर इस एच सी को यहाँ पे मल्टीप्लाई करो. समझा? एंड फिर सारी वैल्यूज एक तो पुट कर सकते हो. ठीक है, सारी वैल्यूज अगर मैं पुट करूंगा तो क्या होगा? 1.47 इंटू 10⁻17 इंटू इंटू नहीं विच इज इक्वल टू एच सी इंटू आर एच. एच की वैल्यू पुट करो, सी की वैल्यू पुट करो, आर एच की वैल्यू पुट करो, ये सब करो. बट इतना सब ना करना पड़े इसलिए उन्होंने आर एच की एक मॉडिफाइड वैल्यू दी है विच इज एच सी इंटू आर एच. अगर विश्वास नहीं हो रहा है तो ध्यान दो. एच सी इंटू आर एच. देखो भाई, एच का यूनिट याद है किसी को? यूनिट जूल सेकेंड. सी की वैल्यू आर एच का यूनिट पर मीटर कट सेकेंड पर सेकेंड कट. एच सी आर एच का यूनिट बनता है जो कि उन्होंने मॉडिफाइड वैल्यू ऑफ आर एच दी है. समझा? पक्का? तो डायरेक्ट अभी वो वैल्यू यूज कर सकते हैं. फॉलोड? ओके. तो दिस इज इक्वल टू एच सी इंटू आर एच. एच सी इंटू आर एच की वैल्यू क्या है? 2.18 इंटू 10⁻18 इंटू जेड स्क्वायर. जेड की वैल्यू गलत. जेड की वैल्यू 9 स्क्वायर मतलब 3 स्क्वायर. समझा? लिथियम है भाई, लिथियम के लिए 9 मतलब 3 का स्क्वायर इंटू 1/n1 इज n स्क्वायर माइनस 1/n2 इज n प्लस 1 का स्क्वायर. फॉलोड? इसको तुम लोग सॉल्व करोगे, मैं सॉल्व करके दिखा दूं. कर लोगे? पक्का? चलेगा ना भाई? ये अच्छा क्वेश्चन था. इसमें मतलब वो आर एच इंटू एच सी की वैल्यू तुम लोगों को पता चल गई. ठीक है, याद रखना. अरे मतलब 1 किलो तुम लोगों को वो क्वेश्चन समझा था क्या? क्वेश्चन नहीं समझा? अरे देखो मैं उस क्वेश्चन में बोला था ये C4H10 इसके 1 किलो को कितना ऑक्सीजन लगेगा कंबशन के लिए. हाँ तो उतना समझा था ना. तो उसमें क्या है? देखो बैक कितना ऑक्सीजन लगता है? x प्लस वाई बाय 4. तो 4 प्लस 10 बाय 4 6.5 O2 लगता है. सुनो बे, 1 मोल के लिए 6.5 मोल लगता है. दे हैव गिवन 1000 kg 1000 kg अपॉन इसका मोलार मास कितना आएगा? 58. ये आगे इसके मोल्स. इसके मोल्स के लिए हाँ इतने हाँ ग्राम्स में ऑब्वियसली. हाँ नहीं 1 kg मैंने 1000 ग्राम में कन्वर्ट किया. ये समझे? ये इतने मोल्स. बाद में इसका मास निकालना था इंटू 32. क्या डिफिकल्ट है? थोड़ा सा क्या मैथ्स करना था. उसके बाद मतलब थोड़ा सही रे 1 जा 10 जा कट हो गया. आंसर कितना आया? 3200. 3000 मतलब 3.2 kg के बाजू वाला ऑप्शन थे बे. 3 पॉइंट वाला जो आंसर है वो तुम्हारा करेक्ट आंसर था. क्या? कुछ भी. क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 31. सब 3 पॉइंट में किधर है बे? 3.58 एक ही आंसर है, बाकी 35 है. येड़ो अरे तो 3 से स्टार्ट हो रहे. पॉइंट 3 पॉइंट के बाद वाला ना, मतलब 3 पॉइंट वाला. हाँ राइट है. हाँ बस हो गया. तो फिर और क्या? तो चलो ना, इजी क्वेश्चन था वो, अभी छोड़ दो. 61 से लेके 70 यहाँ पर 61 से लेके 70 ये सब क्वेश्चन तुम लोगों को मोल कॉन्सेप्ट आने के लिए इन शॉर्ट टाइम लगेगा थोड़ा सा. ठीक है. 67 उसके बीच में कोई नहीं. 60 ओके 68 नहीं. 67 के पहले कोई बीच में नहीं ना. 67. चलो अब
Which one of the following set represents the collection of isoelectronic species? Same to same question, isoelectronic वाला, ठीक है। तो इसमें क्या करने का, मैं आंसर पहले सोच लेता हूँ। इसका आंसर आएगा डी। अब मैं बताता हूँ डी क्यों है, ठीक है। बाकी का तुम लोग क्यों नहीं है वो चेक कर लेना। देखो बे, रुको बे, अब 19 - 1 कितना हुआ 18। क्लोरीन 17 रहता है, 17 माइनस -1 18। कैल्शियम 20 रहता है, 20 - 2 बातें मत। एंड ये 21 रहता है, 21 - 3 आइसोइलेक्ट्रॉनिक, समझा। तो दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट, इसके बाद 70 60 80 था ना किसी का, तो 68। ओके, ध्यान दो बातें बन लास्ट बेंचेस। अब द इलेक्ट्रॉन इन कैथोड रे ट्यूब हैव बीन एमिटेड with the velocity of 1000 meter per second. The number of following statements which are is or are correct. अरे बाप रे। ओके, अब ये पूरा कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है, मतलब ना। अब the de Broglie's wavelength of the electron emitted is this much, ठीक है। अब देखो they have given mass of electron, दिख रहा है, and they have given velocity of electron. How to find de Broglie's wavelength? h by mv बराबर, तो lambda is equal to 6.63 into 10⁻⁻34 upon m which is 10⁻³ into 9 into 10⁻⁻31 10⁻⁻, ये कितना हो गया 10⁻⁻28 -28 ऊपर गया प्लस 28 कितना बचा 10⁻⁻6। 9 से डिवीजन सबको आती है। ओके, तो 0 पॉइंट बातें बंद। 7 कितना बचा 33 मतलब 373 समझा, इंटू 10⁻6 समझा। तो ये पकड़ लो कि 730 इंटू 10⁻⁻9 हाँ समझा, तो 730 आ रहा है। पहला स्टेटमेंट करेक्ट है क्या, रॉन्ग हो गया ना बे। 730 9 से डिवीजन की है बे, इजी है, इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है। बोलो सॉरी, क्यों मतलब करने की जरूरत नहीं ना, मतलब ऐसे क्या दे हैव टेकन 6, तुम लोगों ने नहीं बताया, मेरी गलती नहीं। h की वैल्यू 6 दी है रे। मैं पूरा क्वेश्चन रीड नहीं करता, मैं ऐसे ऊपर से के लिए हाँ ठीक है चलो ये ऐसे 6 से डिवाइड करना है, तो 9 6 54 वापस 6 बचा, आ गया ना बे, मेरी थोड़ी ना गलती थी। तुम लोगों ने h की वैल्यू, वो तुम काइनेटिक एनर्जी से भी करोगे तो भी आंसर रॉन्ग ही आएगा। वो h के लिए उन्होंने 6 बोली है, समझा, पक्का फॉलोड। ओके, तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। बी, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिटेड अपॉन डिपेंड्स अपॉन द मटेरियल इन द इलेक्ट्रोड। ट्रू है क्या, ये लिख के दिया था, याद है ना, नॉट डिपेंडेंट ऑन मटेरियल, ठीक है। पॉइंट नंबर 3, द कैथोड रे स्टार्ट्स फ्रॉम कैथोड एंड मूव्स टुवर्ड्स एनोड, करेक्ट है, इसलिए उनको कैथोड रेज बोलते हैं। पॉइंट नंबर 4, द नेचर ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ गैस। ट्रू फॉल्स बराबर। एनोड रेस के लिए ट्रू रहता है बे, एनोड रे के लिए बी और डी में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट रहता है, डी वाला करेक्ट रहता है। एनोड रेस भी गैस के ऊपर डिपेंड करेंगी, इलेक्ट्रोड के ऊपर डिपेंड नहीं करेंगी। इलेक्ट्रोड का स्टेटमेंट दोनों के लिए, कैथोड एनोड दोनों के लिए रॉन्ग है, फॉलोड, पक्का। ओके नेक्स्ट, तो समझा, आंसर इज 2, 2 स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट 70 तक और कोई डाउट? ये वाला क्वेश्चन तो मस्त रहता है ना साले, डिक्रीजिंग एनर्जी। ओके, ये वाला आ गया था 70, मतलब 70 तक और कोई डाउट, पक्का। ओके, 71 to 80 71 से 80 71 जल्दी बैठो बे, ये क्लासरूम में क्या था बेटा, मैं बताता हूँ, देखो अब जल्दी बैठ जाओ। नाउ सी व्हाट दे आर आस्किंग that R naught is what R, ये एक बार क्वेश्चन रीड करना, R naught is what R naught in terms of A naught where node is present, क्वेश्चन समझा, नोड प्रेजेंट है कहाँ पे वो अपने को बताना है, ठीक है। अब नोड मतलब क्या, जहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन बिकम्स 0, वेरी नाइस। तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी, ये बातें बाद में उसको एक्सप्लेन करो यहाँ पे। अब तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बिकम 0 मतलब साई शुड बिकम 0, तो ये साई कब 0 होगा वो अपने को निकालना है, समझे। तो मैं पहला वाला चाहिए तो करके दिखाता हूँ, देखो फिर, और फिर आंसर बता दो डायरेक्ट, ठीक है। अब 2 माइनस R अपॉन A नॉट, वो टर्म दिख रही है, R इज व्हाट दे आर सेइंग R नॉट, एंड R नॉट इन टर्म्स ऑफ A नॉट दे आर आस्किंग, बहुत घुमाया है और कुछ नहीं, फालतू चीज की है, ठीक है। तो अगर मैं ऑप्शन A पुट करूंगा तो R नॉट की वैल्यू क्या दी है A नॉट, तो 2 माइनस A नॉट बाई A नॉट, ये कट हो गया,
तो 2 माइनस 1 0 हो रहा है क्या? नहीं। अगर डी पुट करूंगा, ऑप्शन डी, ठीक है, तो देखो 2 माइनस 2a0 बाई a0 कितना हो गया? कट हो गया 0। ये 0 हो गया तो पूरी इक्वेशन भी क्या बनेगी? तो मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन हैज बिकम 0। दैट इज योर आंसर, नोड। समझा? ठीक है, ओके। चलो भाई, कोई तो एक क्वेश्चन अपना रह गया था, क्वेश्चन नंबर 4, वो एक बार कर लेते हैं, डाउट है ये वाला। ठीक है, देखो थियरी का क्वेश्चन है। इसमें एक दिक्कत है, ये मतलब मैंने एक बच्चे का डाउट सॉल्व कराया था। हाँ, तुमने ये क्वेश्चन ऐसे ही देखा था कि लाइट मोड में देखा था, डार्क मोड में? ये कलर ऐसे ही दिखे थे या अलग थे? ऐसे ही थे ना? हाँ, तो ये क्वेश्चन में दिक्कत इसलिए आ रही है क्योंकि हम लोगों ने डार्क मोड ऑन किया है। लाइट मोड ऑन करोगे तो इनके ओरिजिनल कलर दिख जाते हैं। बोलो क्या है, कौन बैच से डाउट है? क्या डाउट है उनको? मैं 2 मिनट में आया, ठीक है, टाइम पास मत करना। और ये देखो भाई, ये इनके ओरिजिनल कलर से अभी ट्राई मारो चाहिए तो। तुमको कलर भी नहीं समझ में आ रहे थे ना, तो इसलिए वो, ठीक है, अभी ट्राई करके देखना बाद में। ओके, देखो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, हाउ मेनी आर करेक्ट। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ सीजियम हैज गिवन, दे आर आस्किंग फॉर येलो लाइट इफ विल गेट सम करंट और नॉट। ठीक है, तो येलो लाइट का तुम लोगों को अप्रोक्सीमेटली ये वेवलेंथ कितना मिल रहा है? 570 पकड़ लूं तो लैम्बडा इज इक्वल टू 570, तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू c बाय लैम्बडा। तो 3 × 10⁸ अपॉन 570 इंटू क्या बोलते हैं इसको, 10⁻⁻9 नैनोमीटर में है ना, तो वो ऊपर जाएगा +9 बनेगा। ठीक है, या फिर ये शून्य से मल्टीप्लाई करूंगा तो 57 × 10⁸, तो ये क्या बना? 3 × 10⁻16 अपॉन 57। 3 1 × 3, 19 ज़ा 19 से डिवाइड करने का, तो 19 का टेबल आता होगा, कितना आता है? 5.26 इंटू 10⁻14 बराबर है। मुझे नहीं आंसर पता, तुम लोगों ने बताया बराबर, ठीक है, हाँ समझा। तो दिस फ्रीक्वेंसी इज हायर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो मतलब करंट जनरेट होगा। करंट जनरेट होगा तो एमीटर में रीडिंग भी मिलेगी, तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। वैसे बाकी की करना है, करके देखोगे पक्का? ओके, सेकंड, व्हेन द ब्राइटनेस ऑफ येलो लाइट इज डिम्ड द वैल्यू ऑफ करंट इन एमीटर इज रिड्यूस्ड, ट्रू और फॉल्स? ट्रू। ट्रू, जीरो नहीं होगी। देखो भाई, ब्राइटनेस मतलब क्या? नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉलिंग। एक फोटोन गिरेगा तो थोड़ा करंट होगा, 2 आएंगे ज्यादा इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, ज्यादा करंट, 3 आए और करंट, 4 आए और करंट, कम करते जाएंगे तो करंट कम होते जाएगा। बी इज ऑल्सो करेक्ट। थर्ड वन, when red light is used instead of yellow light the current produced is higher than the with respect to yellow light। पहली बात, हायर लोअर का तो सवाल ही नहीं आता। कलर चेंज करने से क्या चेंज होती है? वेवलेंथ। वेवलेंथ चेंज करेंगे तो करंट एक तो प्रोड्यूस होगा या फिर नहीं होगा। इंटेंसिटी बढ़ती है क्या? मतलब बताता हूं, चलो। व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट? 750। तो न्यू इज इक्वल टू c बाय लैम्बडा, तो 3 × 10⁸ अपॉन 75 × 10⁻⁻8। ठीक है, तो 3 1 ज़ा 3, 25 ज़ा, ये हो गया 0.4 × 10⁻16 विच इज 40 × 10⁻14 बराबर है। ये तुमने उधर करेक्ट आंसर दिया था ना, इधर 40 0.04 सॉरी 10 रहता, मतलब 1/2.5 रहता, तो 0.04 × 10⁻16, तो ये क्या बन गया? 4 × 10⁻14। ठीक है, अब ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जितना है क्या, ये समझ पा रहे हो? तो करंट जनरेट होगा क्या? नहीं होगा। अगर लेट अस से कि ये 4 के बदले 8 आ जाता, उससे ओरिजिनल वैल्यू से ज्यादा, लेट अस से मतलब ब्लू लाइट दे देते, अब एनर्जी बढ़ गई। एनर्जी बढ़ेगी तो एमीटर में करंट ज्यादा दिखेगा क्या? क्वेश्चन समझा? एनर्जी बढ़ेगी तो एमीटर में करंट ज्यादा दिखेगा क्या? ट्रू और फॉल्स? तो अगर ये 8 रहता तो क्या ये स्टेटमेंट सी करेक्ट है? अब ये स्टेटमेंट सी रॉन्ग है, वो समझा? क्यों रॉन्ग है? करंट जनरेट होना बंद ही हो जाएगा, उतनी एनर्जी नहीं है। अगर एनर्जी ज्यादा रहती तो करंट ज्यादा मिलता कि नहीं मिलता? गलत है। क्यों गलत है?
हो गया। ए देखो भाई करेक्ट बोला उसने। देखो एनर्जी बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन एक ही निकलेगा, बस इट विल गेन विच एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा। अब देख करंट किसकी वजह से प्रोड्यूस होता है, इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो इलेक्ट्रॉन जितने निकलेंगे उतना ज्यादा करंट, मतलब इंटेंसिटी बढ़ाएंगे। इंटेंसिटी मतलब क्या, ब्राइटनेस, तो करंट जनरेशन ज्यादा होता है। वेवलेंथ चेंज करने से एक तो करंट जनरेट होगा या फिर नहीं होगा, और कुछ फर्क पड़ेगा क्या, इलेक्ट्रॉन विल हैव हायर काइनेटिक एनर्जी। ये स्टेटमेंट रहता तो करेक्ट रहता। ये स्टेटमेंट समझ में आ रहा है। अगेन जो स्टेटमेंट दिए हुए वो इंपॉर्टेंट नहीं है, वो तो तुम लोग याद रख ही दोगे। जो नहीं दिए हुए वो समझ के लो, अगले टाइम पे वो आने के चांसेस है। समझ में आ रहा है, ये पक्का समझा ना। एनर्जी चेंज करने से करंट एक तो प्रोड्यूस होगा या फिर नहीं होगा। ब्राइटनेस बढ़ेगी ऐसा नहीं होता, सॉरी ब्राइटनेस नहीं, इंटेंसिटी बढ़ेगी ऐसा नहीं होता। ठीक है। डी, व्हेन ब्लू लाइट इज यूज्ड एमिटर शोज फॉर्मेशन ऑफ करंट, ट्रू और फॉल्स। ब्लू लाइट एनर्जी सॉरी लैम्बडा बढ़ा रहे कि कम कर रहे हैं, लैम्बडा कम करेंगे तो एनर्जी बढ़ेगी तो करंट प्रोड्यूस होगा कि नहीं होगा, होगा, तो सीम्स करेक्ट, समझा। एंड डी नहीं ई, व्हेन व्हाइट लाइट इज यूज्ड एमिटर शोज फॉर्मेशन ऑफ करंट। व्हाइट में तो सब कुछ आ जाएगा ना बे, येलो अपना थ्रेशोल्ड के नजदीक है तो उसके पहले वाले रहेंगे तो भाई करंट तो जनरेट होगा, तो इवन दैट इज करेक्ट। व्हाइट में तो सब रहता है, समझा। तो कौन से करेक्ट आ गए, ए बी डी और ई, ऐसा बी आया था कि करेक्ट, डेम द करंट वैल्यू, हाँ इज रिड्यूस, बराबर डी बी, हाँ तो मतलब 4 करेक्ट आ रहे। ठीक है, सी छोड़ के बाकी सारे करेक्ट है। ठीक है, करेक्ट आता है मेरे को। चलो नेक्स्ट। अब 71 से 80 में और कोई डाउट, डार्क मोड ऑन करते हैं, चलते हैं। अब 76 पहले वो, द नंबर ऑफ गिवन ऑर्बिटल हैविंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलोंग द एक्सिस, ये हम लोगों ने डायग्राम में किए हुए हैं। देखो मैं इनके डायग्राम्स, px py pz, ये एक्सिस के अलोंग है क्या, है ना px py pz, ये एक्सिस के अलोंग रहता है, ये एक्सिस के ऊपर ही रहता है। और फिर बाद में ये dxy dyz, ये जो है ना वो इन बिटवीन द एक्सिस है, याद है क्या, इज इट अलोंग द एक्सिस, नो, समझा। तो ये चला गया। स्क्वायर वाले जो है वो अलोंग द एक्सिस रहते हैं, मतलब dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये ऑन द एक्सिस वाला था, याद है। एंड dz स्क्वायर ये ऐसा था, याद है, पक्का। तो आंसर क्या क्या आ गया, 1 2 3 4 5 आंसर है। एक्स वाई याद रखना भी इसके लिए, डी में एक्स वाई वाई जेड जिनके स्क्वायर नहीं है वो इन बिटवीन द एक्सिस है, जिनके स्क्वायर है वो ऑन द एक्सिस है। डिफरेंस समझा। ओके, तेरा दोस्त कहाँ पे गया मॉडल, अच्छा ओके नेक्स्ट। उसके बाद और कोई बीच वाला, मतलब 79 78, अच्छा हाँ ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन है, फिजिक्स में पढ़ लो ना, मतलब फिजिक्स का है। हाँ ब्लैक बॉडी रेडिएशन में शॉर्ट में चीजें बता सकता हूँ, बट बाकी सारी चीजें तुम लोग एक बार फिजिक्स में देखना। देखो भाई, किसी भी अगर मेटल को, क्या हुआ, इग्नोर मारो, ठीक है, तू भड़क मत, ठीक है। अब देखो भाई, अब अगर मैं किसी भी मेटल को हीट करता हूँ, ध्यान दो किसी भी मेटल को मैं अगर हीट करता हूँ तो वो क्या होता है, ग्लो करना स्टार्ट करता है ना। पहले धीरे धीरे से इंटेंसिटी कम रहती है, थोड़ा सा लाल होता है, फिर और लाल होता है, फिर एकदम चमकने लग जाता है, ऑरेंजिश होने लग जाता है। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ाएंगे तो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन मतलब उसकी रेडिएशन की एनर्जी दिया है, एनर्जी नहीं, इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। ये गलत क्यों लग रहा है अभी, ठीक है, बट वो आउट ऑफ सिलेबस भी है, ये देखो ऊपर ही है, आउट ऑफ सिलेबस, फिजिक्स में पढ़ने का, केमिस्ट्री का नहीं है। अच्छा है, चलो कुछ तो अच्छा काम किया इसने। हाँ, तो दूसरी बात, अब अगर टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो इंटेंसिटी बढ़ते जाती है, तो ज्यादा एनर्जी रेडिएट होती है। समझ में आ रहा है। तो T1 पे डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा दिखा रहा है, वो T1 सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर रहना चाहिए, T1 सबसे कम दिया है। ट्रू और फॉल्स, फॉल्स, तो पहला स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। समझ में आ रहा है। बट यहाँ पे ये एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन बोला है, यहाँ पे इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन रहना चाहिए। आईपैड, अरे वो देखो वो उसकी 32 ही देख, चेंज ही नहीं हो रही है। ओके, ए करंट यहाँ पे। अब द ब्लैक बॉडी कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, यस ये भी करेक्ट है। ए देखो भाई, मेटल को हीट करने से वो चमकने क्यों लगता है, अभी ये सब फिजिक्स का पार्ट है, मैं मतलब एक्सप्लेन करने के लिए कर सकता हूँ, बट अपने को है नहीं। ए वहाँ पे वो चश्मिश, उसका नाम क्या है मुझे पता नहीं, मतलब जब तक मुझे नाम पता नहीं मेरे को ऐसे ही सब बोलना पड़ता है। ठीक है, तुम्हारा नाम क्या है? क्या है? चहल।
राइम किया बे, मतलब मेरा ऐसे मतलब ठीक है। हाँ हाँ ऐसे ना, चर्चा तो सेम था क्या, तो चर्चा सेम था ना बे, उतना ही मतलब चलता है। ए आईपैड तुझे पूछा है। अब तेरा नाम क्या है बे? क्या बोल रही है? क्या वापस वो मस्त है, हाँ। चलता है तो चलेगा ना, तो नहीं हाँ बस ठीक है, यस ओके। अब ये देखो बे, तो ये चमकने क्यों लगता है? मेटल को जब हम लोग हीट करते हैं ना, उनके वो मेटल इज मेड अप ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स, ठीक है। जब हीट करेंगे तो वो अपने मेन पोजीशन पे वाइब्रेट होना स्टार्ट होते हैं, समझ में आ रहा है? जब वाइब्रेशन होंगे तो हीट जनरेट होगी, जिसकी वजह से वो गरम गरम होते होते चमकना स्टार्ट करते हैं, समझ में आ रहा है? वो एनर्जी रेडिएट करना स्टार्ट करते हैं। एंड वाइब्रेट करना इज कॉल्ड अ सिंपल हार्मोनिक मोशन, करंट इधर, ठीक है। वाइब्रेट करना इज कॉल्ड अ सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये फिजिक्स में पढ़ाया जाएगा, डोंट, मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन एक चैप्टर है फिजिक्स में, पता होगा, नहीं पता होगा तो हाँ ऐसे चाहिए, यस ठीक है। तो वैसा, तो ये भी स्टेटमेंट टू भी करेक्ट लग रहा है, समझ में आ रहा है? बाकी सब फिजिक्स में कर लोगे, छोड़ो ना, मतलब वैसे बाद में अगर कोई पार्ट मुझे पता नहीं रहेगा तो मुझे बुरा लगेगा ना यार कि अरे ये मुझे पता नहीं था, शिट। हाँ नहीं गलत तो ठीक है, गलत तो नहीं बताऊंगा, मैं बोल दूंगा कि नहीं आता, वैसा फिजिक्स क्या है ना, क्या ही कर सकते हैं। चलो 80 तक और कोई? अच्छा ओके 79। द ऑब्जर्व्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सरे व्हेन फ्रीक्वेंसी ऑफ पावर हाई, वो मोज़लीज ग्राफ, ठीक है। देखो भाई अब ये मोज़ली का क्वेश्चन है, ठीक है। मोज़ली का फॉर्मूला क्या है, कैसे पता चलेगा कौन सा क्वेश्चन क्या है, ग्राफ देखने का उसमें क्या क्या दिया हुआ है, न्यू वर्सेस जेड, ये एक ही फॉर्मूले में आता है, मोज़ली के फॉर्मूला में, समझ में आ रहा है? तो न्यू इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ बी, सॉरी अंडर रूट नहीं, अंडर रूट ऑफ न्यू इज इक्वल टू बी जेड माइनस ए जेड माइनस बी, चलते कांस्टेंट है ना इतना क्या। तो अब रुको मैं, y इज इक्वल टू mx, ऐसा ग्राफ है, क्यों भाई? क्योंकि स्ट्रेट लाइन जा रही है, तो y शुड बी रूट न्यू, दे हैव गिवन न्यू रेस टू n, समझा? एंड न्यू n इज इक्वल टू हाफ, ये समझा नहीं? ओके वापस देखो, अब ये फॉर्मूला मोज़ली का, ये समझ में आया, ठीक है। तो बिकॉज फ्रीक्वेंसी, वो न्यू सिंबल यूज नहीं करते, जनरली वी करते हैं, बट फ्रीक्वेंसी लिख के दिया हुआ रहता है। मोज़ली का फॉर्मूला क्या है? अंडर रूट ऑफ न्यू इज इक्वल टू ए जेड माइनस बी, दिस इज अ ग्राफ ऑफ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ रहता है, मतलब क्या? तो ये y है, ये तुम्हारा m है, और z तो x है, समझा? तो y इज इक्वल टू mx का ग्राफ रहना चाहिए, एंड जिसमें y इज अंडर रूट ऑफ न्यू, तो this new is nothing but under root of new. Under root can be written as mu raised to 1 by 2, and they are asking value of this n, तो n is 1 by 2। ये सबको समझा? ए देखो वो तभी मतलब फॉर्मूला ही मतलब मोज़ली का नहीं था, मुझे पता है इसमें ये क्वेश्चंस आते हैं, बट वो प्रोडक्ट टेबल में पढ़ाने वाली चीज़ उधर ही पढ़ाऊंगा ना, मतलब तो वो तभी मैंने नहीं पढ़ाई थी, वो धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हो जाएगा। जो फिजिक्स का पार्ट है वो फिजिक्स में करोगे तुम लोग, ठीक है। नेक्स्ट 80 तक और के डाउट, 80 तक और के डाउट, ओके। डाउट सेशन ऐसे ही जाते हैं, तो मतलब ऐसे ठंडे ठंडे कुछ नहीं कर सकते हम लोग, ठीक है, मतलब बट बहुत कुछ नया चीज पता चल जाती है, क्वेश्चन वेश्चन पता चल जाते हैं, ठीक है ओके। 81 से लेके 90, 84 2, the minimum uncertainty in the speed of electron in a one dimensional length of 2 angstrom, sorry 2 a naught, where a naught value is this much, is okay। देखो भाई बातें बंद। अब द मिनिमम अनसर्टेनिटी इन स्पीड पूछा है, डेल्टा वी, तो डेल्टा वी इंटू डेल्टा एक्स इज इक्वल टू h अपॉन 4 पाई m। दे हैव गिवन डेल्टा एक्स देकर रखा है, समझे क्या? डेल्टा एक्स कितना दिया है? 2 a naught, 2 a naught में उसको 2, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आएगा? 8.5 10 बराबर है, इंटू 10 रेज टू माइनस 12, समझे क्या? विच इज इक्वल टू h कितना दिया है वो अलग कुछ देते, 6.63 इंटू 10 रेज टू माइनस 34 अपॉन 4 इंटू पाई की वैल्यू कुछ दी नहीं है, 3.14 इंटू m की वैल्यू 9.1 इंटू 10 रेज टू माइनस 31। मेरा एक सजेशन, ये निकाल के बाय हार्ट करके रख दो, सारे कांस्टेंट है, एग्जाम में बार बार आएगा ये,
तो ये निकाल, सारे कांस्टेंट है ना बे, तो ये निकाल के बाय हार्ड करके रख दो, ठीक है। फिर बाद में अपॉन डेल्टा वी कितना दिया है वही ढूंढना है, सॉरी ये समझे क्या। तो डेल्टा वी इधर लाओ, वो उधर लाओ, यू विल गेट योर आंसर। किसका डाउट था, समझा पक्का? अनसर्टेनिटी पूछा था और कुछ, ठीक है। इसमें और कुछ डाउट रहेगा तुम लोगों को, कुछ क्वेश्चन में मिनिमम वर्ड नहीं समझा होगा या फिर कुछ रहेगा तो वो पूछ सकते हो तुम लोग, डाउट जो भी रहेगा, नहीं तो आंसर इससे आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े। हाँ, मोल कॉन्सेप्ट अभी स्टार्ट करें? नहीं, यही कंटिन्यू रखना है। बाद में मतलब फिर पीरियोडिक टेबल के बाद नहीं, नेक्स्ट लेक्चर नहीं, मेरे को मेरा सिलेबस भी तो आगे लेके जाना है। पीरियोडिक टेबल तक तुम लोग मतलब अभी बाकी एटॉमिक करो, मोल कॉन्सेप्ट के और कुछ खुद से ट्राई करो, एन अवस्थी सॉल्व करो, कुछ भी करो, बट क्योंकि सिलेबस भी आगे बढ़ते जाना चाहिए। दो कंटिन्यूसली मैं ये नहीं रखूंगा डाउट सेशन, पीरियोडिक के बाद, ठीक है। फिर बाद में क्या क्या एक्स्ट्रा मतलब क्या डाउट सेशन, क्यों ऐसा एक्स्ट्रा? नहीं रे, मेरे को एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा ना, ऐसे थोड़ी ना चलता है। नहीं मैं, अरे मतलब मुझे जनरली लेक्चर के बाद लैब जाना रहता है, तो मैं एक्स्ट्रा रुकना मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट रहता है। मैं हमेशा भागने की घाई में रहता हूँ, मेरे को इधर से बाद में उधर भी जाना रहता है। अगर मेरे गाइड को पता चल गया कि मैं लेट आ रहा हूँ तो मेरे को हाँ, मेरा भी गाइड है, यस वही तो, इसलिए मेरा गाइड फिर भी अच्छा है, मतलब ऐसे कुछ बुरा नहीं है, ऐसे ठीक है, टाइम पास। हाँ, गाइड लोग क्या करते हैं? कुछ नहीं करते हैं ना, सारा काम हमें ही करना रहता है, जस्ट है उनको देखना रहता है कि बच्चा टाइम पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बस ओके। हाँ रुको, सारंग ये वीडियो से निकाल देना है, ओके। हाँ, किसी दिन अगर मेरे गाइड को पता चल गया ना तो हो गया। हाँ, तो रुकना तो पॉसिबल नहीं है। पीरियोडिक टेबल का सेकंड लेक्चर हो गया और 3 लेक्चर या 4 लेक्चर में चैप्टर करना, 2 वीक्स के बाद, 2 वीक्स रुक नहीं सकते इतनी, 2 वीक्स ही पे। हाँ, अभी इसके बाद ऐसे कुछ बहुत बड़ा नहीं है पीरियोडिक टेबल, 5 में आइडियली स्पीकिंग खत्म होता है। अब तुम लोग मतलब तुम लोगों के साथ में थोड़ा सा स्लो ही जा रहा हूँ अभी शुरुआत में, एंड ऐसे मतलब मुझे तुम लोग ढ लग रहे हो, ढ समझ में आता है, ढ हाँ वैसा। जब अगर तो मुझे ऐसे कॉन्फिडेंस आ गया कि तुम लोगों को ग्रास्प हो रहा है, मतलब मैं हमेशा 10 बार पूछते रहता हूँ ना आ रहा है कि नहीं, आज मुझे शौक लग रहा है कि तुम लोगों को इतने कम डाउट्स है, मुझे सच में तुम लोग ढ लगते हो ऐसे। हाँ, ऐसे मराठी का ढ समझ में आता है ना, ऐसे जिनको कुछ आता नहीं है। हाँ, बट अगर आता रहेगा तो मैं धीरे धीरे स्पीड बढ़ा दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। तो वो 5 में भी मैं खत्म, मतलब अगर मुझे लगा कि तुम लोगों को ग्रास्प हो रहा है तो 5 में मैं खत्म कर सकता हूँ। तो 5 में हो गया तो चौथे लेक्चर में मतलब हम लोग स्टार्ट कर देंगे सेकंड वीक केस में, ठीक है। ओके, डोंट वरी, ओके, ऐसे मन पे मत लेना, ठीक है। अब 81 से लेके 90 में और कोई डाउट? 84। इफ द वेवलेंथ ऑफ, यहाँ पे लास्ट बेंचेस, ठीक है। इफ द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन emitted from hydrogen atom is this much, then the energy absorbed by the electron in its ground state compared to the minimum energy required to escape from the atom is, बाबा ओके। देखते हैं, मुझे क्वेश्चन समझा नहीं फर्स्ट टाइम रीड करके, वापस आराम से रीड करेंगे। देखो भैया, इफ द वेवलेंथ ऑफ एनर्जी इलेक्ट्रॉन emitted from H atom is this much, then the energy absorbed by the electron in its ground state compared to the minimum energy required for it to escape from the atom is n times। अभी भी नहीं समझा, ठीक है। अब वेवलेंथ मतलब लैम्डा h by mv, ध्यान दो भाई, आ गया मेरे को आ गया। देखो अब क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी अलग है, देखो। एंड व्हाट दे आर आस्किंग, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू एस्केप फ्रॉम इट्स एटम, ठीक है। मतलब मिनिमम एनर्जी इज आयनाइजेशन एनर्जी, बट ऐसा क्यों दे रहे हो? मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर इट टू एस्केप फ्रॉम द एटम इज n टाइम्स, ठीक है, टू इट्स ग्राउंड स्टेट है। If the wavelength of electron emitted from hydrogen atom is this much, then the energy absorbed, oh sorry my bad, हाँ ये देखो बैक यहाँ पे, then the energy absorbed by it in its ground state, तो energy absorbed upon energy required to escape, ठीक है, upon ionization energy, ये निकालना है। सुनो बे, सुनो हो गया, ध्यान दो। तो एक हाइड्रोजन एटम है,
क्वेश्चन समझो अभी। एक हाइड्रोजन आइटम है, ये इसका इन्फिनाइट शेल है, ये फर्स्ट शेल में था, इसने कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब की, क्या हुआ, ये बाहर निकला, ये एनर्जी एब्जॉर्ब वो ऊपर निकला है। बाहर निकलने के बाद ये कौन सा नेचर दिखा रहा है, कौन सा नेचर दिखा रहा है, वेव नेचर। समझ में आ रहा है, वेव नेचर दिखा रहा है, जिसकी वेवलेंथ कितनी दी है 3.3 × 10⁻10। समझा। अब एनर्जी एब्जॉर्ब इज नथिंग बट आयनाइजेशन एनर्जी प्लस द एनर्जी एब्जॉर्ब विच इज, समझा क्या, इधर तक क्वेश्चन समझा। तो अब तुम लोगों को उसके वेवलेंथ से उसकी काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। ये फॉर्मूला नहीं यूज होगा, कौन सा यूज होगा, √2m काइनेटिक एनर्जी। समझा। इसकी वेवलेंथ से इसकी काइनेटिक एनर्जी निकाल दो, ठीक है। तो वो निकाल लोगे, वो निकाल के फिर इसकी आयनाइजेशन एनर्जी, व्हाट इज द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन, भूल गए, ओके 13.6, वेरी नाइस। आयनाइजेशन एनर्जी इज 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 करना पड़ेगा। ये पहले क्वेश्चन समझा सबको, फिर उसके बाद ये इसमें ऐड करो, प्लस काइनेटिक एनर्जी ऐड करो अपॉन डिवाइडेड बाय आयनाइजेशन एनर्जी ओरिजिनल वैल्यू। नहीं है तो पूरा सॉल्व करते हैं, चलो तो अब पूरा सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पे लैम्बडा कितना दिया है 3.3, कहाँ पे मिस्टेक हुई देख लो बे, अपॉन दिस इनटू सॉरी विच इज इक्वल टू 6.626 इंटू 10⁻34 अपॉन √2 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31 इंटू काइनेटिक एनर्जी। कैलकुलेशन भारी होने वाला है। ओके अब देखो बे, दिस बंदा दिस 2 सा थोड़ा सा तो 19-20 करना ही पड़ेगा इसमें, नहीं तो होगा ही नहीं है, ठीक है। ओके अब स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक है। पहले ये इधर 10⁻10 ऊपर गया 10⁻24, ठीक है। तो √18.2 इंटू 10⁻31 इंटू काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻24, इसका पूरे का स्क्वायर किया, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 4 इंटू 10⁻48 अपॉन 18.2 इंटू 10⁻31 फॉलोड 4 1 जा 4 4 4 जा, बाद में कितना बचा 22, घटिया नंबर 5 ठीक है 5 4.55 इधर तक ऐसे ही था, नहीं मिस्टेक समझ में आ गया। ओके इसके बाद तो इसके बाद वाला कर लोगे बाकी लोग जिस किसी को इसमें डाउट था, इसके बाद उसको उसकी मिस्टेक समझ में आ गई। अभी बाकी और कोई रहेगा तो मैं पूरा सॉल्व कर दूं, पक्का। ओके तो इसका फाइनल आंसर 1/4.55 इंटू 10⁻17, ठीक है। ये आ गई काइनेटिक एनर्जी, वो है तुम्हारी आयनाइजेशन एनर्जी, डिवाइड करना है, यू विल गेट योर आंसर। डन, चलेगा। ओके लिख दो बे 90 तक। और कोई डाउट, बातें करना बंद यहाँ पे, सेकंड लास्ट बेंच। हाँ ये तुम लोगों को डाउट है क्या? नहीं तू नहीं, तू इधर बाजू वाला। ओके अब यहाँ पे ये हो गया। नेक्स्ट ये कर दो, ये रेस 88 कंसिडर एन इमेजिनरी आइटम। हाँ देखो भाई, अब इसमें आयन क्या दिया हुआ है X22 48 3 माइनस। दे आर आस्किंग द न्यूक्लियस कंटेन्स A% मोर प्रोटॉन, सॉरी A% मोर न्यूट्रॉन, ठीक है, देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कितने परसेंट ज्यादा है वो निकालना है, कितने परसेंट ज्यादा है, समझ में आ रहा है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का फॉर्मूला A माइनस जेड कितना आया 48 माइनस 22 26। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला दिस माइनस माइनस 3, ठीक है 25। न्यूट्रॉन कितने ज्यादा है, एक ज्यादा है, किसके कंपैरिजन में, इलेक्ट्रॉन के। A% मोर ना बे इंटू 100, इसका आंसर कितना आएगा 4%, दैट इज योर आंसर। समझा? ओके जिसका डाउट था हो गया, आगे बढ़े 90 तक। और कोई डाउट 90 तक, 90 89 इसके बाद का ही। ओके कोई है जिसके 100 के बाद वाले डाउट्स से और अभी तक हुए नहीं है, मतलब ऐसा
हाँ नहीं मतलब अभी तक एक भी हुआ नहीं है, मतलब कि तुम लोगों को इसमें इधर तक डाउट था ही नहीं और आगे का कुछ ऐसा कोई नहीं है ना? ओके ठीक है, हाँ मतलब नहीं तो फोकट तुम्हारे डाउट्स क्लियर होंगे ही नहीं, ऐसा होना नहीं चाहिए। 89 द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन विल बी इक्वल व्हेन वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज x टाइम्स द वेलोसिटी ऑफ न्यूट्रॉन। ओके देखो भाई, वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू वेवलेंथ ऑफ न्यूट्रॉन व्हेन वेलोसिटी के साथ कंपेयर कर रहे हैं ना वो, हाँ समझा? तो h by mv of electron and mass of electron which is equal to h by mass of neutron and velocity of neutron, h cancel. They are asking how many times which velocity of electron is x times, मतलब velocity of electron by velocity of neutron is equal to, समझा? फिर इलेक्ट्रॉन तो mass of neutron upon mass of electron, mass of neutron is 1.67 into 10 raised to minus 27 kg upon 9.1 into 10 raised to minus 31 kg। रेशियो निकाल लो, जितना टाइम था वो पता चल जाएगा, ठीक है? डन, ओके आगे बढ़े, डन, नेक्स्ट 90 तक और कोई डाउट? 90 तक नहीं, 91 से लेके 100 नहीं, कुछ भी नहीं, 91 से 100 पक्का कुछ नहीं? ओके रुको, लोड हो रहा है। ओके 101 से लेकर 110, 101 ओके। द 100 वाला कि 101, ये कि इसके पहले वाला? इसके पहले वाला। द रेडियस इन थर्ड बोर्स ऑर्बिट of hydrogen atom is r3 and the radius of fourth bohr's orbit is r4, then okay easy है। देखो अब देखो radius in third bohr's orbit upon radius in fourth bohr's orbit, समझा? is equal to a0 into z by n का स्क्वायर अपॉन a0 into z by n का स्क्वायर है। मैंने सबको a0 की वैल्यू बताई थी ना? हाँ ठीक है, a0 कैंसल, z कैंसल, ऊपर क्या आएगा 3 का स्क्वायर 9, नीचे क्या आएगा 16, समझा? तो r3 by r4 इज इक्वल टू 16 by 9, तो r4 इज इक्वल टू 9 by 16 r3, r4 इज इक्वल टू 9 by 16 r3, समझे? फास्ट नहीं हुआ ना? ऐसे टाइम पे जो दो चीजों का कंपैरिजन रहेगा तो हमेशा ये करने का क्या बोलते हैं, रेशियो लेने का, इजी होता है, ठीक है? फॉलोड, सबका आया? आगे बढ़े, नेक्स्ट 101 से लेके 110, 101 से 110, 110। अगर इसमें ज्यादा डाउट्स नहीं बचे रहेंगे तो हम लोग 15-20 मिनट तो मोल कॉन्सेप्ट कर सकते हैं, बोलो? रुको अभी ये कर लेते, इधर आगे तक आ गया ना। 1 kg ऑफ 0. ये नहीं, ये अपना सिलेबस मतलब अभी तक किया नहीं है, ये सोल्यूशन करके एक चैप्टर है उसमें आएगा, ठीक है? ओके तुम्हारा 103। The longest wavelength of light that can be used to ionize Li2 plus is this into this. The value of x is okay. देखो भाई Li2 plus की आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइज कर रहे हैं ना भाई, तो आयनाइजेशन एनर्जी का फॉर्मूला था 13.6 into z स्क्वायर, याद है क्या? तो 13.6 into 9 into, अब जूल्स में चाहिए, समझा? तो जूल्स में चाहिए तो क्या करने का, 1.6 into 10 raised to minus 19, ये कर लोगे मल्टीप्लिकेशन। ये क्या आई? आयनाइजेशन, बट व्हाट दे आर आस्किंग, वेवलेंथ। समझ में आ रहा है? तो हाउ टू कन्वर्ट एनर्जी इनटू वेवलेंथ? एनर्जी इज इक्वल टू hc by लैम्बडा, तो hc by लैम्बडा, अरे hc by लैम्बडा, समझे? तो लैम्बडा इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, ठीक है? कुछ कैंसिल आउट नहीं हो रहा है वैसे तो, बट तुम्हें फिर पूरा करके देखोगे, मेथड समझ में आ गई? किधर भी अगर कैलकुलेशन में कुछ दिक्कत रहेगी तो बता देना, अगर तुमको मेथड आ गई थी और कैलकुलेशन में दिक्कत रहेगी तो मैं कर दूंगा, ठीक है? हो गया ये? डन, ओके। मोल कॉन्सेप्ट करना है कि एटॉमिक कंटिन्यू रखना है? एटॉमिक कंटिन्यू, ओके चलो बातें बंद। 108, ए वहां पे पीछे वाले करण, सीधा बैठ, तेरी मुंडी ऐसे घुमा ही दूंगा मैं। ओके, तो जर्मेनियम 32 in its ground state has electronic configuration
हैज x कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स विथ ml इज इक्वल टू 0। मस्त, देखो भाई पूरा 32 तक लिखने का, ठीक है। 1s2, रुको रुको पेन से लिख कर दो। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p2। वेरी नाइस, 4p2 हो गया। नहीं 4p6 मतलब वो 36 पहुंच जाएंगे हम लोग, 32 काउंट करके देखना भाई, 32 है, समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे व्हाट दे आर आस्किंग, ml शुड बी 0, ठीक है। देखो भाई इसमें एक ml 0, इसमें एक 0 रहता है, इसमें 0 रहता है, इसमें -1 0 +1, उसमें से एक 0 आया 0, p में मतलब p में क्या वापस -1 0 +1 एक 0 आया, ये 0 -2 -1 0 +1 +2, इसमें -1 0 +1, बट ये दो ही आएंगे, मतलब इट इज नॉट कंप्लीटली फिल्ड। दे आर आस्किंग फॉर कंप्लीटली फिल्ड। हाउ मेनी ml आर कंप्लीटली फिल्ड? समझा, 1 2 3 4 5 6 7 7, दैट इज योर आंसर, ठीक है। चहल और आईपैड यहाँ पे, समझा, ओके। नेक्स्ट x, दिस वन 110, ओके। ये नहीं हुआ ना, बोला ना, ये सोल्यूशन करके एक चैप्टर है, उसमें मैं मतलब 12th का चैप्टर है, गलती से इस क्वेश्चन में आ गया चैप्टर में, ठीक है, ओके। 111 to 120, 116 117, और कोई इसके बीच में, मतलब इसके पहले दिस वन थर्मोडायनामिक्स, हाँ मतलब इंटरनल एनर्जी एंड ऑल, वो थर्मोडायनामिक्स का पार्ट है, गलती से इसमें आ गया, ठीक है, ओके। 116 नहीं है, रुको बे, हाँ। अब an accelerated electron has a speed of 5 × 10⁶ meter per second with an uncertainty of 0.02%. The uncertainty in finding its location is this much. Okay. देखो भाई, first of all, position and velocity देके रखी है, तो फॉर्मूला क्या आएगा? delta x into delta v is greater than or equal to h upon 4 pi m. समझे? Now they have given delta v, but delta v, देख velocity is this much and it can be figured out with 0.02% accuracy. तो इस वैल्यू का 0.02% निकालना पड़ेगा। ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या? इतनी वेलोसिटी है जिसमें इतने की अनसर्टेनिटी रहती है, मतलब प्लस और माइनस दिस मच, समझा। एग्जैक्ट इतनी वैल्यू हम लोग 100% अनसर्टेनिटी से बता सकते हैं क्या? नहीं। कितने से बता सकते हैं? तो प्लस और माइनस इतने वैल्यू से, तो इसका 0.02 दिस अपॉन दिस, ये समझा क्या किया? परसेंट निकाल रहा हूँ ना मैं, 0.02%, ठीक है। तो ये हो गया 10 × 10⁶ × 10⁻² × 10⁻², which is 10⁻3। क्या क्या समझा ना? वो 0.2 2 × 10⁻² मल्टीप्लाई किया एंड वैसे ए लास्ट बेंचेस, ठीक है। तुम लोग दोनों का नाम क्या है? मैं भूल जाता हूँ। जितेश, जितेश, और तुम्हारा क्या? रिशांक, हाँ। क्या बोल रहे वो? रिशांग, रिशांत, रिशान, अच्छा रिशान, ठीक है, रिशान। और दूसरा लगा मैं वापस भूल गया, उसका डिफिकल्ट था। जितेश, हाँ जितेश ना, गीतेश, गीतेश एंड रिशान, ओके। देखो भाई यहाँ पे तो ये 10⁻³ तक समझ में आ गया। ये डेल्टा वी की वैल्यू यहाँ पे पुट करके आंसर निकालना है, करके आगे ये इतना करके याद करके रख दो भाई, बार बार यूज हो रहा है, दूसरे क्वेश्चन में आया ना, ठीक है। तो h अपन 4 pi m की वैल्यू बाय हार्ट कर लो, जो भी रहेगी, ठीक है। ओके, आगे बढ़े, नेक्स्ट। चलो अब हाँ, और दूसरी बात, अगर तुम लोग देखोगे तो इधर पे ये कैलकुलेशन बहुत डिफिकल्ट है अगर h अपन 4 pi m पता नहीं रहेगा तो। बट ये 2021 के क्वेश्चंस है, जब NE5 का ऑप्शन रहता था, टोटल 10 इंटीजर टाइप रहते थे, जिसमें से सिर्फ 5 सॉल्व करने रहते थे। तुम लोगों से अगर नंबर्स बहुत डिफिकल्ट लग रहे रहेंगे ना, तो 25 24 में नंबर्स उतने डिफिकल्ट नहीं है, थोड़े इजी आना स्टार्ट हो गए, क्योंकि तभी ऑप्शंस निकाल दिए। एक आधा क्वेश्चन रहता है जो डिफिकल्ट रहता है, बट बाकी सारे फटफट होने वाले हैं। मतलब हम लोगों को आज ज़्यादा कैलकुलेशन में दिक्कत तो नहीं आई। जो डिफिकल्ट है वो मैं स्किप कर रहा हूँ, तुम लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं पता नहीं, बट वो मैं तुम लोगों को करने बोल रहा हूँ, ठीक है। रीजन बीइंग कि वो जो डिफिकल्ट वाले हैं
वो तुम लोगों को सॉल्व करने नहीं थे, मतलब एनी 5 था तो वो तुम लोग 10 में से 5 कोई सॉल्व कर सकते हो, तो डिफिकल्ट कैलकुलेशन स्किप कर सकते हो, ठीक है। अभी नहीं आता वैसा। ओके 117 A source of monochromatic radiation of wavelength this much provides 1000 joules of energy in 10 seconds. When the radiation falls on a surface of sodium, this much electrons are ejected per second. Assume the wavelength of 400 nanometers is sufficient for ejection of electron from the surface of sodium metal. The value of x is. Okay, ठीक है। अब देखो भाई, पहले तो 1000 जूल्स में 400 नैनोमीटर के कितने फोटॉन्स बाहर निकलेंगे वो निकालना है। एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? एनर्जी इज इक्वल टू hc बाय लैम्बडा। दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल फॉर वन सिंगल फोटॉन। फॉर 2 photons it will become 2 times. For 3 photons it will become 3 times. For n photons it will become n. पहले n निकालो बे, यहाँ पे बातें मत करो बे। तो n की वैल्यू क्या आएगी? E इंटू लैम्बडा अपॉन hc। n निकाल रहा हूं, समझे? अब एनर्जी 1000 इंटू लैम्बडा 400 इंटू 10⁻⁹ अपॉन 6.63 इंटू 10⁻⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁸, ठीक है। ये देखो भाई, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो है ना वो 20 आता है, 20 एग्जैक्टली 19.89, समझा? तो 20। अब तो ये मैं 20 पकड़ लूँ, वही एनी 5 थे ना तभी, तो एग्जैक्ट कैलकुलेशन हम लोग अभी नहीं करने वाले। 20 ये कट 2 1 जा, समझा? ठीक है, तो कितना हो गया? 20,000 इज नथिंग बट 2 इंटू 10⁻⁴, ठीक है, 2 इंटू 10⁻⁴। अब देखो बे, 10⁻⁴ माइनस 10⁻�9 कितना बचा? 10⁻5। 10⁻⁻5 ऊपर से -34 आया, कितना बना? 29। 10⁻29 माइनस 29 बराबर ना? 10⁻29, हाँ 10⁻29। 8 ऊपर गया -8, तो 29 माइनस 8 21, तो ये हो गया 10⁻+ 21 फॉलोड। अब ध्यान दो भाई, हाँ इसका आंसर अपना गलत आने वाला है, आई गेस। किधर है? हाँ गलत आने वाला है, ठीक है, चलता है। अब देखो, तो मैंने अभी बताया एक फोटोन कितने इलेक्ट्रॉन रिजेक्ट करेगा? एक ही करेगा, समझा? तो अपने पास इतने फोटॉन्स है जो कि इलेक्ट्रॉन रिजेक्ट कर सकते, तो कितने करेगा? इतने ही करेगा, फॉलोड। ये पार्ट समझा? मतलब एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन, 2 फोटोन 2 इलेक्ट्रॉन, 10 फोटोन 10 इलेक्ट्रॉन, तो इतने फोटोन इतने इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो आंसर अपना कितना आ रहा है? 20 इंटू 10⁻20, समझा? आंसर इज 20। दिख रहा है क्या बे? बट 20 हम लोगों ने राउंड ऑफ किया है ना बे, थोड़ा सा गलत आने के चांसेस है, देखेंगे आया तो आया, नहीं तो छोड़ देने का, इतना कुछ नहीं। तो 10 सेकेंड्स तो एनर्जी बढ़नी चाहिए, एनर्जी बढ़नी तो नंबर ऑफ फोटॉन्स भी बढ़ने चाहिए। हम लोगों ने कैलकुलेशन में किधर तो मिस्टेक किए बे, एक तो 10 सेकेंड पर सेकेंड, ओके हाँ, तो ठीक है, अपना आंसर अच्छा आया था। हम लोगों ने 10 सेकेंड्स काउंट ही नहीं किया बे, मतलब दिखा क्या, वो एक डेटा मिस कर दिया था, ठीक है। तो दे आर आस्किंग पर सेकेंड ना बे, तो इन 10 सेकेंड इट इज एब्जॉर्बिंग 100 जूल्स, सो इन 1 सेकेंड इट विल एब्जॉर्ब 100 जूल्स। 100 जूल्स से कैलकुलेशन कर रहा था, मैंने 1000 से किया था, इसलिए एक जीरो का दिक्कत आ गया, ठीक है, समझा? ये आगे बढ़े, नेक्स्ट 120 तक, और कोई नहीं? 21 से लेकर 120, ओके। Which one of the following species does not have magnetic moment of 1.73 ओके, ये अभी हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ये दो चीज़ें हैं, ये मॉलिक्यूल हो गया ना भाई, इनमें बॉन्ड कैसे रहता है वो तुम लोगों को अभी तक पता नहीं है, ठीक है, जो कि केमिकल बॉन्डिंग में आएगा। ये केमिकल बॉन्डिंग का क्वेश्चन है, तो MOT करके केमिकल बॉन्डिंग का लास्ट टॉपिक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी, MOT, उसमें ये पढ़ाऊंगा, तब देख लेते, ठीक है। ओके, नेक्स्ट 21 से लेकर 30, 121 से लेकर 130। तुम लोगों को रुकना होगा तो रुक सकते हो, ऐसे कुछ नहीं है, मुझे दिक्कत नहीं है। 126 the number of orbitals with n is equal to 5 ml is equal to +2 is, ये अभी आज किया था वैसा ही है। देखो अब n is equal to 5 में कितने ऑर्बिटल्स आएंगे? s p d f n g, समझा? अब
एम एल इज इक्वल टू +2 चाहिए, क्या हुआ? तुम नहीं, तुम्हारे डाउट है ना? हाँ तो तुम ही पूछ रहे, ऐसे कुछ नहीं, ये किया ही नहीं मतलब समझा नहीं मुझे। ओके अब डी ऑर्बिटल में एम एल +2 -2 -1 0 +1 +2 एक है। एफ में वैसे एक आएगा -3 से +3, एंड जी में एक आएगा -4 से +4। जी वाला समझाओ, देखो जी में टोटल 11 1 2 3 4 जो कुछ, चलो -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 एक ही है। समझा? कितने ऑर्बिटल हो गए? 3 हो गए। एम एल इज हैविंग +2 वैल्यूज आर 3, ठीक है? ये समझा? ये आ रहे हैं ना भाई तुम लोगों को ऐसे वाले क्वेश्चन। SPDFG फिफ्थ शेल में 5 ऑर्बिटल SPDFG एंड इनकम, ये सबको आता है। ओके हाँ क्या क्या आंसर 2 बता रहा है? कुछ भी, रुको कुछ भी। ओके ए समझा ये? ओके नेक्स्ट बाद में लेक्चर के बाद। ओके 131 से लेके 120 से लेके 130 तक और कोई डाउट नहीं? आगे सॉल्व नहीं किया क्यों? करो पे सारे MCQs। ओके रुक जाए। ओके सो विद दिस किसी ने डाउट पूछा? नीचे नीचे आ जाओ, मैं अलग से कराता हूँ। सो विद दिस विल स्टॉप हियर टिल देन, बाय बाय।